सबसे पहले सभी को नमस्कार। आते ही क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले नंबर। हाँ आपका ही तेजरा सर। मोहम्मद अली ने आते ही पूछा कि सर यहाँ पे आपकी टीम नहीं है क्या? मैंने कहा मैं ही हूँ, सारा काम मैं ही करता हूँ, क्योंकि कैंपर लेके मैं आ रहा था। भाई पानी की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, तो टीम वो कहते ना, मालिक भी मैं ही हूँ, नौकर भी मैं ही हूँ, टीचर भी मैं ही हूँ और कर्मचारी भी मैं ही हूँ। सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का कि आज इस गर्मी में भी आप डूंगरगढ़ तक क्या सफ़र करके आए हैं। बिल्कुल, ये बहुत मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे अब मैडम भेड़ू पोस्टेड हैं, भेड़ू यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, जॉब करके और फिर 100 किलोमीटर का सफ़र करके और यहाँ तक आए हैं, तो वास्तव में मैडम के लिए एक बार तालियां हो जानी चाहिए। और इसी तरह से डूंगरगढ़, गंगा शहर, बीना शहर, हल्दीराम जी, प्याऊ, अर्जुन, तो और मुरलीधर व्यास कॉलोनी, बंगला, मुक्ता प्रसाद वाले भी हैं, रानी बाजार वाले भी हैं। अच्छी बात है, गंगा शहर वाले भी हैं, उनको नहीं भूल सकते। अनुराग दिखाई नहीं दिया? हाँ दिखाई देगा। तो वास्तव में अच्छी बात है कि आप, गर्मी है और अभी इस गर्मी के दौरान बीच में कईयों की तबीयत खराब हुई थी, मेरी खुद की हुई थी, लेकिन इस 15-20 दिन के दौरान मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ इस टेस्ट सीरीज के चक्कर में। लाइब्रेरीज बहुत, बीकानेर की लगभग सभी लाइब्रेरीज में खुद जाके आया हूँ, बहुत से स्टूडेंट से मिला, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये इस बार ये जो परीक्षा हो रही है ये युद्ध है, और ये वो युद्ध है जिसमें जिसके रोंगटे नहीं खड़े होते हैं वो तैयारी के लिए तैयार ही नहीं है, वो तैयारी के लिए अभी तक तैयार नहीं है। मैं 2 दिन से सिर्फ चिंतन ही कर रहा था कि वापस मैं कब से स्टार्ट करूं और सबको बुलाऊं एक बार, या फिर जो जिनका कोर्स रहा हुआ है उनको ही बुलाऊं, सिर्फ ऑनलाइन वालों से संपर्क करूं, लेकिन वास्तव में ये युद्ध है। और फिर सोचने के बाद हमारे बीच में मैं राजेश जी स्वामी, स्कूल लेक्चरर हिस्ट्री, इतिहास से स्कूल लेक्चरर गुसाई सर पोस्टेड हैं। मैंने कहा सर आप भी आज पधारें और थोड़ा बहुत जीके के प्रति जो एक भय है मन में उसको दूर करने का प्रयास करें। तो राजेश जी सर के लिए एक बार, सर भी ड्यूटी करके अभी तक घर नहीं गए, सर का व्रत है आज और सर ने व्रत भी नहीं खोला है अभी तक तो मैंने कहा आज आपकी भी तपस्या है तो थोड़ा सा परिचित जरूर करवाएंगे। देखो शेड्यूल आप सबको मिल गया, जो छोटी मोटी गलती थी वो लगभग करेक्शन कर दी, एक आध वो कोई यूनिट बड़ी होगी कोई यूनिट छोटी होगी, लेकिन केवल ये शेड्यूल भेज देने मात्र से सिलेक्शन नहीं होगा। कल की शाम की बात है, मुझे मैं एक दो जगह पढ़ा रहा हूँ, आप सब जानते हैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पढ़ाते समय एक सर ने कहा कि सर ये स्टूडेंट जो है बहुत इंटेलिजेंट है, इस बार राजस्थान में टॉप करेगी। निश्चित रूप से एक स्टूडेंट के प्रति कहते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि एक महत्वाकांक्षी भावना होती है, तो मेरे मन में ये आता है नहीं, इस बार राजस्थान में टॉप तो मेरा कोई स्टूडेंट करेगा। मेरे मन में तो ये एक आग सी जलती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मुझे तो मेरा तो एक जुनून है शुरू से, 6 महीने पहले से। और अब तो माहौल अलग है। जिस दिन आप आए थे तब तक सेकंड ग्रेड वैकेंसी आ रही है, फर्स्ट ग्रेड आ रही है, सेकंड ग्रेड आ चुकी है और फर्स्ट ग्रेड 5 से 7 दिन के अंदर विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। ये वास्तव में अब एक युद्ध स्तर है। अब आपकी जो ढिलाई है कि सर अभी तो शादी में जाना है, ये घर का काम करना है, सर अभी तो ये काम है वो काम, तो या तो आप डिसाइड करें कि आपको काम ही करने हैं और घर वालों की रिश्तेदारी निभानी है तो रिश्तेदारी निभा लो। भाई एक बात है, शादी में नहीं जा पाए आप, शादी में मान लो सपोज दैट आप नहीं जा पाए, कितनी भी अर्जेंट शादी हो, शादी कंप्लीट हो गई, आपका पेपर हो गया, उसके बाद आप जाएं और जो भी दूल्हा दुल्हन है उनको एक बढ़िया सी होटल में एक ट्रीट दे दें। मैं वादा करता हूं शादी में जो जो मेहमान आए उनको तो वो याद रखे न रखे, आपको जरूर याद रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए की जगह 5000 का खर्चा होगा, लेकिन वो भी राजी और आपका सिलेक्शन भी हो गया। आप अभी 100 रुपए की बांध के चक्कर में उन्हें खुश करने के लिए जाते हो, भाई 100 रुपए 200 रुपए यही बांध चलती है, उस 200 रुपए बांध के चक्कर में खुश करने जाते हो, ना फलान जी बुरो मान जाई,
तो वो फलान जी तो राजी रह जाएंगे, लेकिन ये भर्ती दोबारा नहीं आएगी। मैं फिर कहता हूं इसे ये जो टेस्ट सीरीज अभी तक 8 दिन है आपके पास, कल संडे और अगले संडे को पहला पेपर है, ये 8 दिन मतलब एक तरह से इस पहले टेस्ट को जो यूं देगा ना कि चलो पहला टेस्ट है, देखते हैं सर के प्रश्नों का स्तर कैसा है, सर की जांच करने के लिए जो बैठेंगे वो तो इस पेपर में भले ही मत बैठे, बाद में आ जाना, मैं स्तर बता दूंगा, फालतू 1100 रुपये लगा के क्यों बैठो, सीधी सी बात है। निश्चित रूप से एक सर हमारे सामने है, ऐसे ही स्कूल व्याख्याताओं से मैंने रिक्वेस्ट करके ये पेपर बनवाए हैं, और अभी तक मेरे पास सिर्फ 2 ही पेपर बन के आए हैं, तो सोच लो एक पेपर बनाने में कितना समय लग रहा है, और एक पेपर बनाने में मुझे कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये लग रहे हैं, लेकिन लोग यकीन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो आज का समय ऐसा है, मैंने यूट्यूब पे एक निःशुल्क शिक्षा को लेकर मैंने हर सब्जेक्ट के टीचर उतारने का प्रयास किया था, लेकिन मैं उसमें असफल हो गया। एक के बाद एक सारे टीचर मुझे छोड़ के चले गए। उससे क्या हुआ? मेरा नाम बदनाम हुआ। मेरा नाम बदनाम नहीं हुआ। यह पता चलता है कि निःशुल्क करने के लिए जो जिगर चाहिए वो हर किसी के पास नहीं है। भाई हमारे लिए पैसा प्रायोरिटी जरूर है, लेकिन वो सेकंड नंबर है। पहले नंबर आज भी वही प्रायोरिटी है, नाम चाहिए मुझे और दुआएं चाहिए। अभी जैसे स्टूडेंट कई बार कमेंट करते हैं, जैसे कल रात को ही मैंने 2 स्टेटस लगाए थे कि सर अभी तक भी जाग रहे हो क्या? मैंने कहा शिक्षण विधियों के वो लिख रहा हूं, अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्योंकि जैसे ही एक बार शिक्षण विधि पूरी करता हूं तो ऐसा लगता है इसमें कुछ और ऐड करूं, ताकि मार्केट में स्टूडेंट को दूसरी किताब नहीं देखनी पड़े, तो फिर टाइम लग जाता है। इस कारण से मेरी एक किताब प्रिंट होने के लिए मैंने दे दी है, ये अच्छी बात है, दूसरी भी जल्दी दे दूंगा। तो ये कहने का तात्पर्य कि अभी आप ये फैसला कर लें, आपको सबको मैंने बोल रखा है कि इस ऑफलाइन जो स्टूडेंट है 100 से अगर कम क्वेश्चन सही हुए उसे दूसरे पेपर में बैठने नहीं दूंगा। पहली शर्त यही है ऑफलाइन वालों के लिए, 100 से कम एक के भी सही नहीं होना चाहिए। मुझे आप में से ही कोई टॉपर चाहिए राजस्थान का, आप में से ही टॉपर चाहिए। और टॉपर के कोई अलग सींग लगे होते हैं क्या? अलग लगे होते हैं? निकलता तो हमें से ही है, हमें से। कौन कितना सीरियस है पहले टेस्ट में ही पता लग जाएगा। रिजल्ट तो दूसरे दिन जारी होगा, पहले टेस्ट में ही पता लग जाएगा कि वास्तव में कौन क्रीम है। और क्रीम कौन है? जो इन 7 दिनों में ईमानदारी से आदिकाल को बढ़िया 2 बार रिवाइज कर लेगा। प्रश्न वहीं से आने हैं। आदिकाल में रासो काव्य प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है, कौन सा डिंगल है, कौन सा पिंगल है ना? कौन सा डिंगल है, कौन सा पिंगल है? एक सेकंड, ये देखना, एड्रेस बताना है। अनुराग को दे दो पीछे, एक बार पूछ लो ना, कोई स्टूडेंट होगा, एड्रेस देखो यहीं कहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य, इसमें आपने अभी तक कितनी तैयारी की है? भाई देखो, प्रमाणिक अप्रमाणिक जो हमीर रखू रासो हैं, उन रासों में कौन सा गे काव्य है, कौन सा नहीं है। आप जब जैन काव्य में जाओगे तो किसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है, किसको भवभूति कहा गया है, किसने किसको क्या कहा, इस प्रकार के प्रश्न ही आएंगे और कुछ नहीं है। या फिर ढोला मारू, या ढोला मारू का काव्य जो राहुल वेल है, उनसे संबंधित कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न ही आएंगे, कोई विशेष नहीं आएंगे। ये फिक्स जगह है जहां से प्रश्न उठते हैं, मतलब उठते हैं। और सेकंड ग्रेड में मात्र 10 प्रश्न आते हैं। हिंदी का पेपर बनाने में भी कम से कम 15 दिन लगे, तब एक पेपर तैयार हुआ है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन एडिट किए हैं। व्याकरण, अच्छा एक चीज और, इन पिछले दिनों में एक चीज हमने जरूर देखी, 2010 से लेकर 2020 तक जितने भी पेपर है, हमने वो पेपर निकलवाए हिंदी के, और उस हिंदी के उन हिंदी के पेपर्स निकलवा के और जो व्याकरण के आपके पेपर बनाए हैं, व्याकरण के क्वेश्चन अपलोड डालें, उन क्वेश्चंस में एक चीज खास निकल के आई, जो आपके एनसीईआरटी की जो किताब लगती है व्याकरण की 9 से 12, उससे प्रश्न बाहर नहीं, यानी आरपीएससी उससे बाहर प्रश्न दे ही नहीं रही है, उससे बाहर प्रश्न ही नहीं दे रही है। तो फिर आप लोग व्याकरण में विद्वान बनने का प्रयास ही क्यों करते हो? वही जो सोनदान चरण वाली किताब है ना, जो पुरानी, हाँ वो बड़ी वाली, उस बुक से ही व्याकरण आ रही है। लगभग 1-2 क्वेश्चन तो देखो इधर उधर हो ही जाता है, लगभग उसी
मतलब कहने का मतलब है कि व्याकरण बेसिक है, व्याकरण बेसिक है, और मेरी पढ़ाई व्याकरण से बाहर नहीं जाएगा। आपको थोड़ा एकदम एग्जाम का स्तर बढ़ाया, थोड़ा सा यूट्यूब पे कुछ नई चीजें बताई, ठीक है। इसके अलावा आगे समय मिलेगा तो आपको कुछ थोड़ा डीप और बताना है तो एक बार और बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन मुझे आप 50 जनों, और 50 जनों में मुझे अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो रिजल्ट मिलना है। पिछली बार 40 जनों में भी 17 सिलेक्शन हुए थे और हम अपने आप में बढ़िया रैंक के साथ हुए थे, आप सब परिचित हैं उनसे। इस बार इससे भी बेस्ट सिलेक्शन चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इन 7 दिनों में 18 टेस्ट होंगे। इन 18 टेस्ट में पहला टेस्ट दिया, हो सकता है किसी का किसी कारणवश कोई पार्ट कमजोर हो, उसके नंबर कम आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर मेरे 5 क्वेश्चन आते हुए गलत हो गए, लेकिन आपको यह देखना है आपसे गलती हो कहां रही है। क्या आप पूरा टाइम नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि आपको पता है 1 मई को 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर भी है राजस्थान जीके का और हिंदी का पेपर भी है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट तो बिठाना पड़ेगा। अच्छा, अब कोई ये सोचे नहीं सर पहले मैं हिंदी तैयार कर लेता हूं, कर लेती हूं, बाद में जीके करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। चुनावी साल है अगला, आरपीएससी ने एक बार जो डेट दे दी, पेपर उसी डेट को होगा। ये मत सोचना कि कोई टंकी पे फिर चढ़ेगा, फिर आंदोलन होगा, डेट आगे जाएगी, नहीं। जो डेट एक बार आ गई वो फिक्स रहेगी। और जैसा कि राजस्थान में आपको पता है भर्तियां, एक बार भर्ती लंबी चल जाती है कई कारण से, ऐसा कतई न सोचे। सरकार भी सख्त है, सरकार भी चाहती है कि सही समय पर हो। और सेकंड ग्रेड की आ चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड की जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने बोला है, तो निश्चित रूप से भर्ती जल्द आ जाएगी। फोकस एक रखें, जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं अब वो फर्स्ट ग्रेड की साइड हो जाएं, जिनका रीट है अभी भी वो रीट की साइड हो जाएं। और मेरा जो आज भी यही कहना है कि सेकंड ग्रेड पर कंसंट्रेट करो 100%। वो चाहे रीट, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे फर्स्ट ग्रेड, एक तो ले पड़ेगा। मैं कोई कृत्रिम मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं आपको कि मैं पहले से कोई बढ़िया से। देखो एक चीज है कि जो आप अपने घर वालों को देख के तैयारी करो, कोई अपने बच्चों को देख के करो, कोई अपने माता पिता को देख। और देखो लोग कहते हैं सर मोटिवेशन चाहिए, जो अपने बाप की फटी धोती देखकर मोटिवेट नहीं होता वो यूट्यूब के वीडियो देखने से कभी मोटिवेट नहीं होगा। आप अपने बाप की, अपने पिताजी की हालात देखिए कि वो किस परिस्थिति में आपको पढ़ा रहे हैं। आपके परिवार में जो भी आपके हस्बैंड, जो भी आपके परिवार में मम्मी पापा जो किन हालातों में आपको पढ़ा रहे हैं, उन पे गौर कर लीजिए। वो सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है। अगर आपको अपने पिताजी की हालत पर दया आती है तब तो आप तैयारी कर लीजिए, और उनकी हालत पर दया नहीं आती है तो दुनिया का चाहे वो बड़े से बड़ा मोटिवेटर है ना, चाहे मुझे नाम नहीं पता है, संदीप महेश्वरी के वीडियो से भी आप मोटिवेट नहीं होंगे। बिल्कुल ये क्लियर है। एक कुछ चेयर देना पीछे, ओम प्रकाश देना। ये रियल में आपको बता रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बार बार जो एक चीज सुनने को मिलती है कि सर मोटिवेट, किस चीज का मोटिवेट है भाई? जो अपने बाप की फटी धोती देखकर मोटिवेट नहीं होता, वो संदीप महेश्वरी के वीडियो देख के मोटिवेट होगा क्या? वो दुनिया की किसी ताकत से मोटिवेट नहीं हो सकता। मोटिवेशन आपका खुद, भाई आपको जॉब लगना है कि नहीं लगना है, पहला मोटिवेशन तो यहीं से स्टार्ट होता है। इस गर्मी में जो मतलब इतने दूर दूर से आए हैं, डूंगरगढ़, तेजरा सर, गुसाई सर, इतने दूर से आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मोटिवेटेड पहले से हो। वरना इस गर्मी के अंदर कौन हिम्मत करे, सोचे मरने दे अपने, तो शाम को चलेंगे, गर्मी में फालतू लू लाग जैसी। किस चीज का मोटिवेशन चाहिए? एक ही चीज है कि ये जो शेड्यूल आपको मिल गया, और मैं ये वादा करता हूं 100% ऑनलाइन वादा करूं, जिसने ईमानदारी से इस टेस्ट सीरीज में जीके और हिंदी दोनों में जो हर टेस्ट में 120 प्लस रहा, वो निश्चित रूप से सेलेक्टेड कैंडिडेट है। इतना जोश है, इतना पहले से अपने आप पे आत्मविश्वास। अगर 120 प्लस रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकती। क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, जैसे प्रश्न हम देंगे, आरपीएससी उससे टफ पेपर नहीं देगी आपको, उससे टफ पेपर नहीं देगी।
ये मैं कोई घमंड से नहीं बोल रहा हूं, ये 10 वर्षों का अनुभव से बात कर रहा हूं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जो प्रैक्टिस सेट था 51 रुपए की जो टेस्ट सीरीज चला रखी, वो सिर्फ मात्र प्रैक्टिस सेट है। लेकिन आपको पहले भी बताया था कि ये जो पेपर्स हैं इन पर मेरी पूरी नजर है। मैंने जीके का पेपर आते ही पहले उसको एनालिसिस किया कि वास्तव में इसमें कहां कैसे क्वेश्चन डाले हैं सर ने, क्योंकि 3 टीचर ने मिलकर बनाया। तो क्वेश्चंस मैंने देखे और मुझे वास्तव में लगा कि हां ये वही पेपर है जैसा मुझे चाहिए, तो मैंने उसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब वो प्रिंट होने के लिए गया है। एक भी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, क्योंकि पूरे ऑथेंटिक किताबों से बनाए गए, ताकि बाद में सर इसका सी होगा इसका बी होगा, ऐसा भी झंझट नहीं। इस शेड्यूल से राजस्थान जीके का एक छोटा सा पार्ट डाला गया है। हालांकि राजस्थान जीके के बारे में सर बताएंगे आपको बाद में, लेकिन राजस्थान जीके का राजस्थान का भौतिक स्वरूप आपको बार बार याद करने की जरूरत है। 3,42,239 बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। कितने एग्जाम आप दे चुके हो कि हाँ सर भूल गया मैं। आपको याद करने की जरूरत है कि 10.41% है। आपको याद है कि सूर्य इधर से उधर आदमी 36 मिनट लगते हैं। क्या चंबल की लंबाई याद करनी है या क्या क्या याद करना है? क्या आपको याद करना है कि कौन सा 50 डिग्री रेखा कहां से निकलती है, 25 डिग्री सेमी कहां से निकलती है? ये कोई सी चीज याद नहीं करनी, आपको रिवीजन करना है। मात्र आपको रिवीजन की आवश्यकता। फ्रेशर तो यहां पे 15 से 20 जने ही हैं, बाकी आप सबको रिवीजन करना है। अब बात आती है सर रिवीजन के लिए कौन सी गाइड लें? सबसे बड़ा सर किताबें कौन सी लें? मैंने हिंदी के मामले में आपको पहले दिन से एक बात बोली थी, मैं किसी गाइड का प्रचार नहीं कर रहा हूं। आप मिश्रा जी की गाइड आती है, आ गई तो ठीक, वरना लक्ष्य की सेकंड ग्रेड गाइड है। एक गाइड प्रेफर ले लो। किताबों के लेसन आपको जो एनसीईआरटी किताबें हैं वो उनमें से पढ़ने हैं। व्याकरण जो आपको पढ़ाई गई है उससे बाहर प्रश्न आने नहीं है। विलोम शब्द पर्यायवाची वगैरह जो मैटर है वो सारा टाइप हो चुका है। मुहावरे लोकोक्तियां टाइप होने के बाद मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या रहता है? स्नातक पाठ के नोट्स भी आपको अलग से दे दिए, इसके अलावा किताब और आ जाएगी। उसके बाद क्या रहता है? शिक्षण विधियां, जिसके लिए आपको एक बार नोट्स दे चुका हूं मैं, और दोबारा थोड़ा और बढ़िया अपडेटेड करके वो किताब आ जाएगी। उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ पेपर में जाएगा। आपने जैसे बहुत राजस्थान में 1-2 टेस्ट बहुत बढ़िया चलती है जिनका नाम ज़्यादा है, आपके दिमाग में वो आ चुका होगा। हम उनके बारे में क्या सुनते हैं? वो क्या कहते हैं? एक ही गाइड कहते हैं, एक ही गाइड को बार बार पढ़ो, एक ही गाइड को बार बार पढ़ो, इसके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, यही तो बोलते हैं। तो आप सेकंड ग्रेड के दौरान भाई देखो, अभी वन लाइनर के रूप में गौरव जी की गाइड आ रखी है, और गौरव जी ने मुझे कुछ किताबें भेजी भी है, एड्रेस लेके तो आ जाएगी मेरे पास में, तो मैं उनको एक बार देख के आप तक और पहुंचा दूंगा। इसके अलावा कोई विस्तार से पढ़ना चाहे तो उसके लिए एक ही गाइड है, लक्ष्य की गाइड। मैंने पहले भी बोल रखा है। इसमें देखो, मैं कोई लक्ष्य कोई मेरे घर की नहीं है, जो अच्छी किताब है मैं आपके सामने वही रख रहा हूँ। और गौरव जी की वन लाइनर मुझे कुछ उन्होंने पीडीएफ भेजी थी, मैंने देखी थी, और उन्होंने मुझे कुछ किताबें भेजी, मैंने कहा बिल्कुल आप भेजो, और मैं रिवीजन के लिए बिल्कुल सजेस्ट करूंगा। अच्छी है तो निश्चित रूप से, और वास्तव में सर ने मेहनत की है, मैंने वो पीडीएफ देखी है, वास्तव में वन लाइनर बहुत शॉर्ट में। तो आप ऐसा नहीं कि वो मेरे मित्र हैं इसलिए प्रचार कर रहा हूं, ऐसा कतई नहीं है, वास्तव में अच्छी है। ले चुके हैं ना ये? हाँ, तो बिल्कुल वो वास्तव में किताब अच्छी है, ऑब्जेक्टिव। और दूसरा 2 किताबें आ जाएगी, तो अगर सर 5-7 किताबें एक्स्ट्रा भेज रहे हैं तो निश्चित रूप से जो टेस्ट में अच्छे रैंक लाएगा उसे मैं वो निःशुल्क दूंगा, वो किताब भी निःशुल्क दूंगा उनको। लेकिन उसके लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा, सेंटर आप सब लोगों के लिए 2 सेंटर रख दिए ताकि आपके इजी रहे, इधर वालों को इधर। कहाँ अब आपकी समस्या क्या आ रही है मुझे तो वो बता दो। सर भगवान का दिया सब कुछ है, किताबें हैं, नोट्स है, बस पढ़ने का मूड ही नहीं बनता है। ये एक समस्या है, इसका तो आपको खुद को बनाना। एक जो सबसे बड़ी समस्या मैं और चर्चा करूंगा, आराम से, अपने कोई जल्दबाजी नहीं है। कुछ स्टूडेंट घबराते हैं, सर इतना सिलेबस कैसे होगा? मोनिका मैडम सही कह रहा हूं? सर इतना सिलेबस कैसे पढ़ेंगे सर, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। याद रखें, राजेश सर बैठे हैं, वो बाद में अनुभव शेयर करेंगे। हर तैयारी करने वाले को यह लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं हो रहा, लेकिन उसे यह मात्र लगता है, ऐसा होता नहीं है।
आपने किसी टॉपिक को अगर ढंग से पढ़ लिया, मैं बताऊं, वर्ण टॉपिक है ना, वर्ण वर्ण हिंदी का पहला, हमने जब 2010 में तैयारी की थी पहली सेकंड ग्रेड, उस दौरान हम 5 मित्र थे और पांचों के पांचों वर्तमान में 2 फर्स्ट ग्रेड हैं, 2 सेकंड ग्रेड हैं, 1 थर्ड ग्रेड है, तो हम पांचों लगे हुए। तब हमें वर्ण याद नहीं थे, हम बार बार सगोस अगोस भूल जाते थे। और तब हमने 5 जनों ने बैठ के, और मैंने आपको बताया था विसंदान चारण, उसने मोस्टली ये उसी की, हमने वो तिचोपांत है स्वरा सगोसा और द्विचय उसमें महाप्राण है, पूरे वर्ण को उंगलियों पे सेट कर लिया। और आज वर्ण चय आदि रात को उठा के पूछे, हम तुरंत बोर्ड पे पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा देते हैं। भाई डीप अलग होता है, एक बेसिक अलग होता है। तो वो कैसे पढ़ा देते हैं? क्योंकि उस पर मेहनत की, एक टॉपिक को ढंग से बार बार एक बार सेट कर लिया। जैसे अलमारी के अंदर जो संचय बने होते हैं उसमें हम सामान सेट कर देते हैं तो वो सेट रहता है। जैसे मेडिकल की दुकान पे आप जाते हो, आप उसे जो भी रुक्का देते हो, वो फट से वो नाम देख के और सीधा जाता है, वही दवाई लेके आता है। सोच के देखो, इतनी दवाइयों में उसे कैसे पता ये दवाई वहीं पड़ी है? क्योंकि उसने सब कुछ सेट कर रखा है। और वही मान लो एकदम ऐसे ही लाके रख दी, अब वो ढूंढता रहेगा, शाम तक दवाई नहीं मिलेगी। तो आप ज्ञान को जो ले रहे हो, ये क्या है? ये संचय बना के दिए हैं आपको शेड्यूल के, कि आपको 6 दिन तक दूसरा कोई टॉपिक ही नहीं पढ़ना है, सिर्फ 6 दिन तक इनको रिवीजन करना है। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि हिंदी में जो 120 प्लस रहेगा 18 के 18 टेस्ट में, उसे चांदी का पेन मैं गिफ्ट करूंगा मेरी तरफ से। ये मैंने पहले सिर्फ ऑफलाइन वालों के लिए कहा था, अब सबके लिए कर दिया, अब सबके लिए ये कर दिया। दूसरा, जीके के अंदर अगर जो स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज में 70 से प्लस रहता है, उसका सिलेक्शन सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। तो वो बोल रहे हैं 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है। वैसे ही मैं बोल रहा हूं, सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। ये मैं अपने अनुभव से नहीं बोल रहा हूं, मेरे एक अलग सा जोश है मुझ में। आप उत्साहित कितने हो? हालांकि मैं उत्साहित हूं, क्योंकि आज मुझे कुर्सियां ऊपर से एक्स्ट्रा लानी पड़ी, तो मैं उत्साहित तो हूं ही, ऐसी बात नहीं है। हाँ? नहीं, इस गर्मी में आना वास्तव में आप काबिले तारीफ है। हकीकत है, हम जब एक बार बाहर हल्का सा पैर निकालते हैं ना, तो मन करता है मरने दे रहे। सेकंड ग्रेड आती है, लू लाग जाली, उस वक्त मन करता है। अब मोहम्मद अली तेजराज सर से 2 बजे आ गए, वास्तव में उत्साह होता है कि चलो आज। और देखो, यहां आए हो तो कुछ नया। अच्छा, क्यों जोश जरूरी है मैं वो भी बताता हूं। मैंने आपको एकदम से क्यों बुलाया? क्योंकि जब मुझे कहा कि ये स्टूडेंट राजस्थान का इस बार टॉप करेगा, तो मुझे लगा नहीं, मेरी जो टीम है, मेरी जो सेना है, उसमें जोश की कुछ ना कुछ कमी है। थोड़ी सी जोश की कमी आ चुकी है, 7 दिन का गैप जो आया। और कहीं ऐसा ना हो कि मैंने पिछली बार 6ठी रैंक तक दी भारतीय पूनिया, इस बार टारगेट है ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक का, कि ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक। देखो 2016 में देशनोक का रामचंद्र दान ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंकर था। उस वक्त देशनोक से 2 ही सिलेक्शन हुए थे, एक मेरा हुआ था और एक उसका हुआ था, तो वो फर्स्ट रैंकर था। फर्स्ट रैंकर का एक अलग ही होता है ना, वो चलता है तो भी 56 इंच का मोदी जी की तरह सीना करता। एक बार मैं कहता हूं इस स्वाद को चख के देखो। पहली तो बात बताऊं, नौकरी है ना मैडम, भेड़ू जाके आगे, लेकिन थकान नहीं है। ये नौकरी की खासियत है, थकान नहीं होती। मैंने आज स्टेटस पढ़ा कि नौकरी क्या है, उसमें आप कभी अमीर बन नहीं सकते, बस आपकी जिंदगी भर की रोटी का इंतजाम है। ये सब फालतू बातें, ये सब फालतू बातें हैं। नौकरी वो सुकून है। चंद्र जी सर गंगानगर के हैं, अंदर से देखो एक कुर्सी। अनुराग, ऊपर से देखना, ऊपर से लाना। कोई नहीं, पिताजी है ऊपर। नहीं, आज बढ़िया लग रहा है। हाँ? अच्छा रुको, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको। ऑनलाइन वालों को डिस्टर्ब होगा थोड़ा सा, 1 सेकंड।
बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर सबसे बड़ी बात बताता हूँ, कल वहीं पर क्या है कि व्याकरण का एक टेस्ट था, तो 75 क्वेश्चन का व्याकरण का एक टेस्ट लिया था मैंने। तो वहाँ क्या है कि स्टूडेंट चाहते थे कि सर हमें थोड़े बढ़िया क्वेश्चन चाहिए, तो मेरे क्वेश्चन व्याकरण के जब बनते हैं तो बड़े बड़े चक्कर खाते हैं। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा, मैंने वास्तव में ज़बरदस्त बनाए, वो पेपर मैं आप सबका भी लूँगा अलग से। तो उस दौरान क्या है, नहीं सर ये कैसे हो गया, मैंने कहा ऐसा भी होता है व्याकरण में। उस बच्ची जिसको कहा कि वास्तव में राजस्थान का टॉप करेगी, उसने कहा सर मैं आपका ये जो टेस्ट हुआ है इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल आप सॉल्यूशन देखो। तो उसकी सबसे खास बात ये लगी कि इतनी इंटेलिजेंट होते हुए भी वो इतनी जिज्ञासु प्रवृत्ति की थी कि सर मैंने तो आज तक व्याकरण में सोचा था मुझे सब आता है, लेकिन मैंने तो इतना ही सुना था सर ये ऐसा भी होता है क्या। हालांकि वो मेरी बैच की नहीं थी, वो मेरे क्लास में नहीं पढ़ती है, फिर भी मैंने क्लास के बाद उसे 20 मिनट दिए और बहुत सी व्याकरण में नई चीज़ें बताई। उसने कहा सर थोड़ा सा टाइम, तो मैंने क्यों बताया, क्योंकि वास्तव में उसकी प्रवृत्ति बहुत जिज्ञासु थी और वो विद्वान बनने नहीं आई थी, वो चाहती थी कि मुझे सर इतना बताओ जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। तब मुझे लगा कि वास्तव में जब ऐसे स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज में बैठने जा रहे हैं जो कह रहे हैं सर जीके मेरा एक बार कंप्लीट हो चुका है, हिंदी मेरी बहुत बढ़िया है, वहां मैंने कहा मेरी सेना को थोड़ा जोश जगाना पड़ेगा, मेरी सेना को थोड़ा जोश जगाना पड़ेगा। और बहुत जरूरी है, याद रखें, ये सबसे बड़ी ये कायरता होती है कि हम सर है ना तैयारी याद नहीं हो रहे, बहुत सी समस्याएं आएगी, आपको ऐसा लगेगा आपको याद नहीं हो रहा, सिर्फ वहम है ये, आपको याद हो रहा है। दिक्कत कहां आ रही है, आपकी दिक्कत आ रही है पेपर अटेंडिंग में। पेपर अटेंड आप ढंग से करें, जब तक प्रश्न पूरा ना पढ़ें, चारों प्रश्न आप ऑप्शन नहीं देख लें, तब तक आप प्रश्न को हल ना करें। एक बार जो गांव से आए हुए कमरा लेकर बैठे हैं, आपकी तरफ इशारा है, जिनको गांव जाने की जल्दी है वो छोड़ दें एक बार 6 महीने गांव, भूल जाएं गांव को, बीकानेर में ही जमे रहना है और यहां से सिलेक्शन लेकर ही जाना है। भाई एक मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम एलकेजी से पढ़ रहे हैं, 30-30 साल हो गए हम पढ़ रहे हैं, अब जब हम नौकरी के 2 कदम दूर रहे कि नौकरी लगने ही वाली है, कि अब हम हार कर पीछे हट जाते हैं। सोचिए 30 साल की भरपाई कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। अच्छा दूसरा, अनुभवी की बात करते हैं कि सर इतने साल नहीं लगी, अब गारंटी। राजबाला मैडम, राजबाला चौधरी कॉलेज लेक्चरर में भी सिलेक्शन हुआ है, देखो जो अच्छे हैं उनका नाम लिया जाना चाहिए। सोचिए वो इतने, लेकिन उन्होंने उस दिन आके एक बात बोली कि मेरे लिए तो ये गुरु भगवान ही है, इन्होंने कह दिया कि इस तरह पढ़ना है और मैं उस तरह पढ़ी। वास्तव में मैं मोटिवेट हुआ उस दिन। मैंने कहा वास्तव में जो लोग उम्र को कहते हैं, जो लोग कहते हैं, फिर भारती जो पहली बार सेकंड ग्रेड में बैठी रैंक लेके आ गई, और एक वो अनुभवी जो बैठे और रैंक निकाल ली। यानी सिलेक्शन जो है किसी की बपोती नहीं है, विद्या किसी का ऋण नहीं रखती है। अगर ईमानदारी से इस टेस्ट सीरीज का फॉलो करते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकती। और अगर इस बार सर एक बार तो सीकर जाके आना है, एक बार तो जोधपुर जाके आना है, सर एक बार तो चाचा जी की लड़की की शादी है, सर एक बार तो वो ज़रूरी हो गया काम, ये आपके बहाने हैं, सबके अलग अलग बहाने। तो ये जिनके लिए ज़रूरी है, अच्छा फिर मुझे पर्सनल मैसेज और करते हैं, सर मैं ये टेस्ट दे नहीं पाऊंगा, सॉरी। आरपीएससी आपको उसी वक्त कह देती है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सॉरी। सोचिए वो कैसा लगता है। अमित जी सर कहते थे कि जिसके लिए पहली प्रायोरिटी नौकरी है ना, वो 100% नौकरी लग के रहेगा। तो पहली प्रायोरिटी है नौकरी की, तब तो अब ये इस टेस्ट को ये न सोचें, अरे कोई मेहनत नहीं करता है साहब। मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई ज़्यादा भगवान बनने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो एक अलग जोश है। मैंने सर से अभी एक बात कही कि ये एक नशा है, लेकिन ये नशा मतलब हितकारी है सबके लिए, मेरे लिए भी, सबके लिए भी, कि कुछ ऐसा बेस्ट करना है जिससे वास्तव में लगे कि कोई मतलब हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको बीकानेर में ऑफलाइन मिले,
बाहर से दोसा से जालोर से फ़ोन आ रहे हैं कि सर हॉस्टल की सुविधा तो हम वहाँ आके रहना चाहते हैं, इस टेस्ट सीरीज को ऑफलाइन ज्वाइन करना है, जबकि वहाँ जोधपुर नज़दीक है, जोधपुर हिंदी का गढ़ माना जाता है, जयपुर नज़दीक है, फिर स्टूडेंट बीकानेर आना चाहते हैं। तो वास्तव में बीकानेर के जो फैकल्टीज़ है ना, चाहे बड़ी बड़ी उन्होंने पिछले कुछ 5 सालों में ये नाम दिया है राजस्थान में कि आज स्टूडेंट बीकानेर आने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये सोच के देखिए आप लोग, आपको यहाँ पर ये मिल रहा है तो इसको पहले पेपर को इस तरह देवें वास्तव में जैसे आरपीएससी का पेपर दिया जा रहा है, और कोशिश करें कि हर पेपर में आप माइनस कम से कम जाओ। कोई होशियार नहीं है और कोई कमजोर नहीं है, कमजोर हमारी मानसिकता है कि नहीं पता नहीं मैं फर्स्ट आ पाऊंगा। बस आपको एक फोकस किस चीज पे रखना है कि ये जो 100 क्वेश्चन और 1 घंटा, उसमें आराम से प्रश्न को पढ़ा और उसका उत्तर सोच समझ के देवें। उस वक्त ये न सोचें कि नहीं सर वो मैंने सोचा कि ये हो जाएगा। तुक्के बिल्कुल ना मारे, तुक्के बिल्कुल ना मारे, माइनस मार्किंग है। और एक बात याद रखें, पेपर जीके का टफ आएगा। हमेशा 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर टफ आता है। 40% अनिवार्य हैं। इसका मतलब साफ सीधी बात है कि जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, चाहे XYZ कोई सी कैटेगरी हो, 40% तो लाने, और वो भी कट कुटा के। तो अगर आपने 60 क्वेश्चन किए और उसमें से 20 गलत हो गए तो गए 12 के भाव। एकदम फुल देसी मोटिवेशन है आज का, याद रखें इस चीज को। कोर्स गलत, अगर आप सोचिए राजस्थान का पहला टॉपिक भौतिक स्वरूप, अगर इसमें भी आपके प्रश्न गलत हो रहे हैं तो पिछले समय में आपने किया क्या? मैडम को अब हंसी आ रही है कि सोचने वाली बात तो है, लेकिन साथ में चिंतन करने की आवश्यकता है कि अगर भौतिक स्वरूप में अगर अपने प्रश्न गलत हो रहे हैं तो वास्तव में अपन ने पिछले, चलो और छोड़ो, ये 7 दिन फिर आपने क्या किया? अब तक कई तो गाइड पूछ रहे हैं, मैं 1000 बार कह चुका हूं ले आओ। अब तक भी कई गाइड का फोन आता है। क्यों फोन आ रहा है गाइड का? मार्केट में आ चुकी है अब। कुछ लोग कहते हैं सर आपकी किताब कब आएगी? मेरी तो वैसे भी सार संग्रह है, रिवीजन के लिए आएगी, मैं तो पूरी गाइड तो निकाल नहीं रहा। उसके लिए गाइड प्रेफर मैंने पहले से ही कर दी। राजेश सर आपको कष्ट होगा, एक कुर्सी और निकाले, एक रुको, है ना। जुनून क्या होता है, जोश क्या होता है, मैं बताऊं। कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। जिस दिन ये 40 कुर्सी लेकर आया था ना, उस दिन कईयों ने कहा कि 40 जने आएंगे नहीं। मैंने कहा मैं इस आंगन को एक दिन फुल कर दूंगा, और इसमें मैं आज सफल भी हो गया। हो गए ना आज। आप कोशिश करके तो देखिए, कोशिशें अक्सर कामयाब होती है। एक दिमाग में एक साइको बना लीजिए कि 6 महीने मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, किसी की शादी में नहीं जाना। आपको पता है अभी मेरे 2-3 साथी हैं, व्यास को रूम दिला रखा है, उनके फ़ोन ऑफ है। पिछले 1 महीने से उनके फ़ोन जो हैं ऑफ हैं, एक दिन भी उनका फ़ोन ऑन नहीं हुआ, और लगातार वो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं। लगातार वो इस शेड्यूल के, सर ये टेस्ट देना है, एक नहीं है पूरा ग्रुप है। और जैसा कि मैं कहने में संकोच नहीं करता हूं, सबसे ज़्यादा जो पढ़ने वाली कौम है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूं, मैं अपना जाट और जो है वो वास्तव में पढ़ते हैं। गांव के जो लड़के हैं इतना गजब पढ़ते हैं, जाटों का विष्णुओं के लड़के इतने गजब पढ़ते हैं, वो अपने लिए इंस्पायरेशन है। मैं अक्सर कहता हूं कि आप उनको देखो कि वो गांव के बैकग्राउंड से आते हैं, किसान परिवारों से आते हैं, और फिर भी अच्छा सबसे बड़ी बात है, उनकी चमड़ी मुझे बताओ लोहे की होती है क्या? उनको गर्मी लगती ही नहीं। कमरों में कोई कूलर नहीं है, पंखा चल रहा है, उसी कमरे में वही सब्जी बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, और उन कमरों में बैठे बैठे पसीना पहुंचते रहते हैं, और लगातार वो पढ़ते रहते हैं। और फिर जब सिलेक्शन होता है कहता है नहीं नहीं इनके ज़्यादा सिलेक्शन हो गए। साहब वो मेहनत करते हैं, उनको न तो गर्मी लगती है, उनका एक जुनून है। अभी आपको पता है सूरपुरा के 10 लड़के लगे,
रीड फर्स्ट लेवल में। और जो आप सांवर जी जिनको जानते हैं सांवर जी को, उनके 2 भाई लगे हैं छोटे, वो जो सारण नाम आए ना दोनों, वो दोनों सांवर जी के भाई हैं। वो सांवर जी सारण जो हैं दोनों ही उनके भाई हैं, दोनों छोटे हैं। अब वो खुश हैं कि अब सर 2 भाई लगे, अब मैं इस बार सेकंड ग्रेड निकाल लूंगा। सोच के देखिए, एक गांव से 10 जने निकल जाते हैं, कितना गजब कंपटीशन। और आपके पास तो कंपटीशन ये बड़ा इतना, आप बाकियों को छोड़िए, आप इन 50 से कंपटीशन कर लीजिए तो भी आपका सिलेक्शन है। आप सबको छोड़िए, टेस्ट सीरीज में दोनों सेंटर पे अब तक लगभग 300 से 400 एडमिशन हो चुके हैं। तो 400 में से आप अगर 150 में से 140 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो आपको पीछे वाली भीड़ क्यों देखनी है? आपको पीछे वाली भीड़ नहीं देखनी। आप याद रखें, हर टेस्ट में आपको 120 का टारगेट तो कम से कम है। और आपको लगे कि नहीं 120 तो सर ने दिया है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, राजेश चौधरी गंगानगर फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर हिंदी, मैंने उनसे एक ही बात पूछी थी 2016 में, श्याम जी यहां बैठे हैं, मैंने कहा था सर आपका सिलेक्शन हुआ था तब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे? उन्होंने कहा मेरे 134 सही हुए। मैंने कहा आपसे एक क्वेश्चन ज्यादा सही करूंगा, और मैंने 136 सही किए थे। कंपटीशन कीजिए ना, और मेरा रिकॉर्ड है 136। जो तोड़ेगा उसे 1100 रुपए टेस्ट सीरीज के मैं वापस रिटर्न करूंगा। ये 1100 रुपए का इनाम की मैं अभी आपके सामने कहता हूं, जो 136 क्रॉस कर दे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद, आरपीएससी मेन एग्जाम आए, मार्क्सिट दे देना कि सर मैंने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसको मैं 1100 रुपए रिफंड करूंगा। लीजिए ना, एक टारगेट तय कीजिए, एक लक्ष्य तय कीजिए कि अपना टारगेट है, बस सोते उड़ते बैठते जागते सर का रिकॉर्ड ये है, इससे प्लस रहना है। मजा तो तब आएगा ना, टारगेट है ही नहीं। तू चले कि सेकंड ग्रेड पेपर दे उड़ने, हाँ तू फार्म भरिए होगी, चल आप सागे भर रहा हूं, तो सागे भरिया सागे सिलेक्शन हो। तू टेस्ट देवन जासी की क्या? हाँ जड़ने तो वही चालू नहीं चुनको जाऊं। अच्छा, जॉब जरूरी नहीं है, सागो जरूरी है। किसका साथ कर रहे हो? मैंने ये दोपहर में टाइम क्यों रखा? मैंने जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी व्यास कॉलोनी, तब मेरा टाइम था 12 से 4। क्यों श्याम जी? 12 से 4 दोपहर का टाइम। न तो मैंने इस इंदिरा कॉलोनी में से किसी से पूछा कि भाई तुम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। मेरे वही गर्मी का टाइम है, कपड़ा मुंह पे बांधा, हेलमेट पहना, सीधे व्यास कॉलोनी गए, पेपर दिया। पेपर देने के बाद कई डिस्कस करते हैं, तूने इसका 5वें का सी किया डी किया, कोई डिस्कस किया न किया, क्योंकि मेरा शेड्यूल सेट था पढ़ने का कि मुझे वापस 4 बजे आके चाय पी के और शिक्षण विधियां 1 घंटे तक पढ़नी है। मैं मेरा सीधे आया और शिक्षण विधियां लेके बैठ गया। बस मैंने 2-2.5 महीने तक अपना शेड्यूल ही रखा, फोन को बंद किए रखा, और रिजल्ट आपके सामने। आप एक बार, सिर्फ एक बार थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए। कितना देना? खींच कर लास्ट जनवरी तक समय दे दीजिए। जनवरी तक आप समय अपने आप को दे दीजिए। जनवरी तक रीट भी हो जाएगी, मेन एग्जाम सहित सेकंड ग्रेड भी हो जाएगा, उम्मीद करते हैं, और फर्स्ट ग्रेड भी हो जाएगा। सोच लीजिए आपको क्या करना है। नहीं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ठीक है ना? निर्मल जी सरकार है। तो मेरी बात को समझें, जनवरी तक लगभग सब क्लियर हो जाएगा। आप यकीन माने, सिर्फ जनवरी तक अपने आप को समय दें, इस टेस्ट सीरीज को बेहतर तरीके से ज्वाइन करें, और फिर भी इस टेस्ट सीरीज के बाद भी आपको लगता है कि आपको कोचिंग की आवश्यकता है, तो उसमें भी आपको, चाहे देखो उधर वालों के लिए फोकस में अगर कोई कोचिंग करना चाहेगा तो भी मैं सर से कहूंगा कि आपको थोड़ा कम चार्ज में करवाएं। ये भी मैं आपको ऑनलाइन कहता हूं। आपको हर तरह से मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस टेस्ट सीरीज में आपको पीछे नहीं रहना।
इस बात का विशेष ध्यान रखें। 1 मई को मैं दोनों जगह रहूंगा और 2 मई को जब रिजल्ट होगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे चर्चा करूंगा कि आपका वास्तव में रिजल्ट क्या रहा, कहां कमी रही, क्यों नंबर कम आए। और उस वक्त मैं नहीं चाहता कि किसी से मुझे एक्सक्यूज सुनना पड़े। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब मैं समय कम लेते हुए अब राजेश सर से कहूंगा कि जीके के बारे में थोड़ा सा आपको गाइडेंस जरूर करें। ठीक है, ये लगा। धन्यवाद नरेंद्र जी सर। सभी उपस्थित अभ्यर्थियों को नमस्कार। मैं राजेश स्वामी, गुसाई सर पोस्टेड हिस्ट्री लेक्चरर। अब सर की क्या है कि हमारे गुसाई सर में ड्यूटी लगी हुई थी, अभी बोर्ड परीक्षाएं चल रही है, उस दौरान ही वहाँ पर ये चर्चा हुई और मुझे पता चला कि ये तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और गाइडलाइन दे रहे हैं। तो इन्होंने मुझसे बात की कि सर आप भी अपनी जो ज़िंदगी में जो संघर्ष किया है उससे हमारे अभ्यर्थियों को थोड़ा लाभान्वित करिए। तो मैंने कहा भाई देखो यूँ आया कि इस चीज़ के लिए वैसे अभी फ़ोन आया इनका, मेरा तो स्विच ऑफ पड़ा था, सुबह एग्ज़ाम चल रहा था, तो इन्होंने फ़ोन कर रखे थे 2-3 कि आज ही सेमिनार है। तो मैंने कहा यार कोई माइंड सेट नहीं है, स्कूल के बच्चे तो अलग होते हैं, उनको तो पढ़ाना एक अलग मामला होता है, और यहाँ पर जो काफ़ी एग्ज़ाम वगैरह दे करके एक्सपीरियंस होल्डर लोग होंगे उनके सामने बोलना थोड़ा सा मतलब वो भी बिना किसी तैयारी के। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं करना है, जो आपने किया है बस वही बताना है आपको। तो मैं तो बस वही चीज़ बता सकता हूँ कि जीवन में मैंने क्या क्या किया है, मेरे पढ़ने की कौन कौन सी टेक्निक्स रही है। वैसे मैंने भी 2nd ग्रेड का पेपर दिया था, और 2nd ग्रेड जीके का जो पेपर होता है वो बहुत ही टफ पेपर है। और दूसरी चीज़ है कि इस जीके को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आरएस लेवल के पेपर भी आप आराम से कर सकते हैं। आरएस प्री की जब भी एग्ज़ाम होती है, मैं तो वही 2nd ग्रेड जो मैंने पहले क्रैक किया था उस एग्ज़ाम की उसी बुक को आज भी मैं रिवाइज़ करके चला जाता हूँ, और सिर्फ बस थोड़ा सा करंट अपडेट करना पड़ता है। तो उस करंट अपडेट को करके और पेपर में बैठते हैं, और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा जो नॉलेज है जैसे मैथमेटिक्स की जनरल नॉलेज हासिल कर ली, या थोड़ा बहुत और कोई सब्जेक्ट है उसको पढ़ लिया, मेंटल एबिलिटी पढ़ ली, तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है साइड की चीज़ें जो है ये पढ़ ली। सबसे बड़ी चीज़ हम किसी एग्ज़ाम को जब हम क्रैक करते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य के अनुसार हमको प्लान बनाना होता है। जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं होता है तब तक आप सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कोर्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो टारगेट होते हैं वो अचीव करने के लिए हमारे पास एक अपना प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास प्लान ही नहीं है काम करने का तो आपको तो कोर्स बड़ा ही लगेगा, आपको लक्ष्य बहुत बड़ा लगेगा। अब आप ये सोच करके देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, उसी से हमारा प्लान कंप्लीट होगा। टाइम मैनेजमेंट, टाइम भी 2 तरीके से, एक तो टाइम स्पेंड, एक टाइम इन्वेस्ट। अब स्पेंड करना मतलब खर्च कर दिया, उसका कुछ आउटपुट नहीं मिलने वाला। लेकिन टाइम इन्वेस्ट करना मतलब जब आप टाइम कहीं पर दे रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा कि आपका समय स्वर्णिम हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो ये टाइम इन्वेस्ट करना है। जैसा नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि समय का बुद्धिमत्ता से प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब समय निकल गया और उसके बाद में आप फिर चीखे चिल्लाएं, अरे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, पोस्टपोन गैंग का हिस्सा बन जाएं, फिर लोगों को डोनेट भी करें, पैसा भी दें कि अरे सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, कहाँ कहाँ जा करके फिर वो धरने, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर तो वो टंकी वगैरह पर चढ़ना, और ये चीज़ें चलती रहती है, और ये चीज़ें आपके माइंड को डाइवर्ट भी करती हैं। इससे अच्छा खासा तैयारी करने वाला जो कैंडिडेट है उसका भी मन भटक जाता है, और फिर उसके पास सिर्फ रोने के अलावा, परेशान होने के अलावा कुछ नहीं बचता। और सबसे बड़ी चीज़ है स्टडी। पढ़ाई तो कर ली आप लोगों ने, लेकिन पढ़ाई के बाद रिवीजन करना सबसे अहम रोल अदा करता है। मतलब रिवीजन अगर नहीं किया आपने तो सारा का सारा मटिया मेट, कुछ भी नहीं हो पाएगा, पढ़ा हुआ सारा कचरा। पढ़ने के स्टेप्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आपने सीधा पढ़ा और आपको सीधा ही उस पर रिवीजन करना शुरू कर दिया। उसमें क्या होता है, जैसे मैं अपने बारे में ही बताऊंगा मैं कैसे पढ़ता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे किसी गाइड को पकड़ा, उसके जैसे 600 पन्ने हैं, तो 600 पन्नों को शुरू से एंड तक पूरा पढ़ूंगा मैं, तब उसका पता चलेगा कि बुक अच्छी है या बुरी है। हम लोग क्या करते हैं, 5-7 गाइड खरीद के ले आते हैं,
उन्होंने कहा कि अच्छी गाइड है ये वाली, तो ले ली। उन्होंने कहा अच्छी गाइड है, ले ली। इन्होंने कहा कि अच्छी गाइड है, ले ली। हम 3-4 गाइड ले आए और उन गाइडों के शुरुआती 10-10 पन्ने सबके पढ़ लिए। जब भी जोश आता है उस किताब को उठाया, शुरू के 10 पन्ने पढ़े, 11वें पन्ने तक आते आते जोश ठंडा हो जाता है। फिर हम या तो कोई नोट्स मिल जाते हैं तो वो नोट्स पकड़ के बैठ जाते हैं। मतलब किसी भी गाइड को कंप्लीट करते ही नहीं है। और जब कंप्लीट ही नहीं करोगे, कोर्स ही कंप्लीट नहीं होगा, तो अधिकतम आप नंबर कैसे हासिल करेंगे? तो अधिकतम अंक हासिल करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका सिलेबस का कंप्लीट होना। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपने राजस्थान की हिस्ट्री, आपका इंटरेस्ट है, पढ़ेंगे आप तो बार बार। राजस्थान की हिस्ट्री पवन बवरिया की किताब उठा लिया आपने, पढ़ ली। लक्ष्य की किताब उठाई, उसमें से भी राजस्थान का इतिहास पढ़ लिया। और राजस्थान इतिहास को बदलता तो है नहीं, वही का वही रहने वाला है, भले आप 50 किताबों से पढ़ लो, लेकिन आपका कोर्स तो कंप्लीट हुआ नहीं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है प्लान बनाना कि मेरे प्लस पॉइंट क्या है, मेरे नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। प्लस पॉइंट्स को साइड में रखो, उनको इतना बेहतर तरीके से करके जाओ कि उसके अंदर पीछे नहीं रहना है। मतलब उस क्षेत्र में तो मेरे से जो भी अभ्यर्थी टकराएगा ऑल ओवर राजस्थान में मैं उसको पछाड़ दूंगा। तो सेकंड ग्रेड का जब पेपर हुआ था तो मेरे पास ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी का सब्जेक्ट था। ज्योग्राफी में मेरे 19 सही हुए थे, 20 क्वेश्चन आए थे, 19 सही थे और एक मैंने छोड़ा था, वो मैंने अटेंड ही नहीं किया। तो ज्योग्राफी यानी कुछ मेरे प्लस पॉइंट थे, उनको मैंने प्लस ही रखा। ऑल ओवर राजस्थान में मुझे उस चीज़ में चैलेंज करने वाला कोई नहीं था और ये मेरा कॉन्फिडेंस भी था, मुझे करना ही था। फिर हिस्ट्री की बात आई। हिस्ट्री मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया, मैंने आरएस का पेपर दिया था हिस्ट्री के लिए। लेकिन आरएस में जब उत्कर्ष कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जब एक टेस्ट सीरीज मैंने उसकी ज्वाइन की थी, उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर 750-800 लोगों ने पेपर दिया था, उसमें मेरी 19वीं रैंक रही। तो मैंने कहा भैया हिस्ट्री तो बढ़िया सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में अपनी 50वीं रैंक थी, हालांकि ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था लेकिन इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मैंने उसको छोड़ दिया ज्योग्राफी वाले सब्जेक्ट को। मैंने सोचा भाई इसमें अब मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, हिस्ट्री को पकड़ा। हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, उसमें आगे बढ़ते रहे, एमए भी कर ली और आज फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हिस्ट्री में भी हो गए। फिर उसके बाद में लगातार हिस्ट्री का ही टारगेट रखा। हालांकि वो गार वाला आ गया, आपको पता ही होगा कॉलेज लेक्चरर के अंदर, वरना क्या पता कुछ और वहाँ पर भी कुछ अच्छा परफॉर्म करते। इस बार हटा है तो देखते हैं, चांसेस तो शायद प्लस में लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वही वाली बात है, ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ, कब क्या हो जाए। तो मेन चीज़ ये है, पहली चीज़ तो आपका इंटरेस्ट हो। तो मैंने ग्राम सेवक की तैयारी की थी और ग्राम सेवक सेलेक्ट भी हो गया था। उसी दौरान मैंने आरएस का इंटरव्यू भी फेस किया था। तो आरएस का इंटरव्यू देते दौरान मतलब मेन चीज़ ये है कि फ्रेंड्स कॉलोनी जयपुर के अंदर हमारा बैच चल रहा था, लेकिन मैं रह गया मिडिल क्लास फैमिली से। तो उस समय जब ग्राम सेवक बना तो घर वालों ने फ़ोन कर करके मुझे बार बार कहना शुरू कर दिया कि भी आजा, अब तो तू नौकरी लग गया, प्रशासनिक अधिकारी बन गया है। घर वाले पड़ोस वाले राजी हो गए, मिठाइयाँ बांट ली। तो मैं भी उठ करके मतलब वहाँ से, अब हमारा 45 दिन का बैच लगाया था उत्कर्ष कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, फ्रेंड्स कॉलोनी जयपुर के अंदर। सिर्फ 45 दिन का वो कोर्स था, वो 17 दिन ही मैं अटेंड कर पाया और 17 दिन के अंदर मैंने इंटरव्यू फेस कर दिया। मुझे लगता है वो 45 दिन कोर्स कंप्लीट कर देता अगर ध्यान से, लेकिन वही वाली ये हर्डल्स होती है, इसको भी आपको पार करने के लिए, ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन करने के लिए आ जाओ किसी का कहने पर। फिर मैं वहाँ वापस गया वही कोचिंग के नोट्स वगैरह लेने के लिए, क्योंकि वो पीछा छूटा नहीं मेरा। तो मैं वहाँ वापस गया, मैंने कहा भाई सर नोट्स वगैरह तो उपलब्ध करवाओ। तो नोट्स वगैरह उन्होंने दे दिए, लेकिन वो नोट्स किसी काम के नहीं हो, तो कचरे के समान हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने क्लास में अगर स्टडी नहीं किया है, उस चीज़ को समझा नहीं है, तो फिर वो आपके काम की चीज़ें भी नहीं रहती। ऐसे बाज़ार से आप, और मैं जत्था भर के मतलब मैं बैग भर के नोट्स लेकर के आया था वहाँ से, लेकिन वो नोट्स किसी काम के नहीं थे, वो ऐसे पड़े रहे। एंड में मैंने उसको रद्दी में बेचा, क्योंकि समझ तो आते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, वो बड़ी टफ लैंग्वेज होती है उसके अंदर, और मतलब जब तक आप उसको क्लास में बैठ करके नहीं समझते हो तब तक वो नोट्स किसी काम के नहीं है। गाइड तो फिर भी समझ में आ जाती है, गाइड जो होती है वो जनरल एक नज़रिए से लिखी जाती है जो सबको समझ में आए, लेकिन नोट्स जो होते हैं वो उस लेवल पर लिखे जाते हैं कि इसको तो मुझे क्लास में ही बताना है। और वो बहुत हाई स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, IAS RAS के इंटरव्यू फेस्ड होते हैं वो, तो वो सीधी सी बात है, ऐसा मटेरियल तो प्रोवाइड करवाने वाले नहीं है कि आप उसकी फ़ोटो खींचे दूसरों को भेज दो और सारे के सारे पढ़ कर पास हो जाओ। वो ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे जो क्लास में बैठ करके आपको समझ नहीं पड़ेगा। तो हाँ, मैं बता रहा था कि फिर वो जैसे इसमें सिलेक्शन हो गया। मैंने ग्राम सेवक से मैं जब वहाँ नोट्स लेने गया तो वहाँ पर मैंने अपने साथियों से बात की, तो मैंने कहा कि भाई आपका भी सिलेक्शन हो गया है क्या? तो उसने कहा कि यार मैंने ग्राम सेवक का पेपर दिया नहीं। तो मैंने कहा यार ये RAS वाले तो मतलब ग्राम सेवक के ऐसे पेपर ही नहीं देते और अपने लोग वहाँ राजी हो रहे हैं अपन। लेकिन वही वाली ये बात है, मिडिल क्लास फैमिली, और मिडिल क्लास फैमिली वो प्रेशर करती है कि भाई अब तू नौकरी लग गया है, बहुत ही बढ़िया है, तू ज्वाइन कर ले।
तो वो मैंने ज्वाइन भी कर ली। हालांकि ठीक है, टैलेंट खूब था, लेकिन उसके बावजूद भी सपोर्ट ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है डिसीज़न मेकिंग, निर्णय लेना। मतलब हार्ड निर्णय आपको लेने पड़ते हैं, ऑन द स्पॉट लेने पड़ते हैं, वो भी बिना किसी ही सलाह पर। ऐसा नहीं कि निर्णय ले लिया और बाद में किसी प्रारूप लगा दिया कि मेरे मम्मी पापा के कहने से ऐसा कर दिया, मेरे वाइफ के कहने से ऐसा कर दिया, मेरे पति का कहने से ऐसा कर दिया, बच्चों की वजह से मैंने ये निर्णय ले लिया। तो ऐसा वो सीधी सी बात है, कमज़ोरी है आपकी। वहाँ पर आपको डिसीज़न लेना पड़ता है, कठोर निर्णय लेना पड़ता है, उसके अनुसार आपको काम करना पड़ता है। फिर 2-3 साल भर्ती आई नहीं, फिर सेकंड ग्रेड की भर्ती आई, तो इतनी ज़बरदस्त मुझे, मतलब चारों तरफ से, मैंने भी बेरोज़गारी बहुत देखी है, चारों तरफ से मतलब मेरे ऊपर आक्षेप लगने लगे कि इसमें कोई टैलेंट नहीं है, नौकरी कोई बार बार नहीं आती, गवर्नमेंट की नौकरी को ठोकर मार दी, बार बार थोड़ी आती है, किस्मत नहीं है इसकी तो ऐसे करके जब मुझे ऐसे कुछ चीज़ें सुनने को मिली, फिर मैंने सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू की। मैंने घर वालों को हाथ जोड़ा, कहा कि मुझे एक बार के लिए तैयारी का समय दीजिए, लेकिन बस वही है कि टाइम भी आपको लिमिटेड ही मिलता है, क्योंकि वो भी उनकी भी एक सहन शक्ति होती है। और सर ने बताया ना अभी कि नाव जो होती है तो शुरू में डूब जाती है, लास्ट में डूबती है। तो ज़िंदगी भर अपन नर्सरी, LKG, UKG, पहली दूसरी, सर्दी गर्मी बरसात, हर तरह के मौसम में तरह तरह के टीचरों के मतलब झंझावत को सहन करते हुए, किसी ने डंडे मारे, किसी ने थप्पड़े भी मारी, किसी ने शिकायतें करी, मतलब इतना कुछ सहन करते हुए जब हम लोगों को उस चीज़ का लाभ मिलने वाला है, वहाँ जा कर के हम ये कहते हैं कि यार मेरे से तो दोपहर में आया नहीं जाएगा और मैं तो ये कर नहीं पाऊँगा, या मुझसे ये पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, अब छोड़ दो ना यार, बहुत पढ़ लिया ज़िंदगी में, बहुत कर लिया जो करना है, अब ऐसा करेंगे, रीड करेंगे, 62,000 पोस्ट आएंगी बढ़िया अच्छी खासी, और उसकी तैयारी करेंगे थर्ड ग्रेड वाली, और उसमें शायद कहीं ना कोई नाका पा जाएंगे। लेकिन वो वही वाली बात है कि जिसने यहाँ हार मान ली वो वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है, उसका कुछ होना देना है। और फिर वही वाली बात होगी कि पेपर आउट हो गया यार, ये उनके पास विकल्प है ना, जिसका सिलेक्शन नहीं होता उनके पास खूब सारे विकल्प होते हैं, बहाने वाली बात होती है। अब वो बहाने वाली आपके साथ साइकोलॉजी में होता भी है ना, बहानेबाजी करना, आक्षेप लगाना, ये तो एक तरीका होता है कि एक मतलब द्वंद्व की स्थिति जब पैदा हो जाती है, फेल हो जाता है, संघर्ष की स्थिति होती है, तो उसके अंदर वो आक्षेप लगा के अपना बचाव करता है, बचाव की प्रक्रिया है ये। तो वो उन लोगों पर क्या है कि वो क्या कभी घर वालों पर लगा देते हैं, कभी वो परिस्थितियों पर लगा देते हैं, कभी किताबों पर लगा देते हैं। और कंपटीशन जो चीज़ है ना, इसके अंदर आपको मतलब स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन है ये। और कंपटीशन का मतलब यही है कि जो सबसे ऊपर रहेगा वही आगे जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कि मैंने तो 20 किताबें पढ़ लिया, मेरा तो पक्का ही सिलेक्शन है, तो 20 किताब वाले का कुछ भी नहीं होना देना। क्या पता कोई आपसे ज़्यादा पढ़ के बैठा हो, क्या पता आपसे ज़्यादा वो बुद्धि लगा के बैठा हो। और एक चीज़ है, पेपर सेटर का जो दिमाग होता है ना, वो भी समझना बहुत ज़रूरी होता है कंपटीशन के दौर के अंदर, कि ये पेपर बनाएगा कैसा आखिर में। क्योंकि आपको पता है ट्रेंड बदलता रहता है, तो बदलते ट्रेंड के अनुसार जो पेपर बनते हैं, उन पेपरों के अनुसार आप लोगों को तैयारी करनी पड़ती है। कि भी पहले एक टाइप मतलब उस टाइप के पेपर ज़्यादा आते थे, वर्तमान में ऐसे पेपर ज़्यादा आ रहे हैं। अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो है शिक्षा स्वास्थ्य पर बहुत मानव संसाधन मतलब जो योजनाएं हैं, मानव संसाधन विकास की योजनाएं जो है, उस पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रहता है, उन पर थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान योजनाओं पर ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपना एक तरह से पेपर को एक तरह से अपना वो प्रकाशन, वो प्रचार प्रसार का माध्यम भी समझने लगी है। तो वो इसके माध्यम से अपनी अपनी योजनाओं को बताती है कि देखो साहब हमने ये योजना, अरे वो उनको पिछले कार्यकाल की जो योजना है वो भी पूछ रहे हैं वो, कि देखो हमने ये पिछले कार्यकाल में ये योजनाएं शुरू की थी, कितनी गजब की योजनाएं चल रही है अभी। तो वो मतलब वो इस तरीके से क्या है कि गवर्नमेंट का एक वो क्या कहते हैं उसको प्रचार प्रसार का माध्यम भी बन गया है। तो हम लोगों को उसको समझना पड़ता है। उसके लिए एक अच्छा माध्यम होता है गत वर्षीय पेपरों का अध्ययन। हम गत वर्षीय पेपरों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि आखिर में ये सामने वाला जो है मतलब ये पेपर कैसा बनाने वाला है। जैसे अभी हाल ही के कुछ पेपर हुए, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो गया, या SI का पेपर हो गया, RSP का पेपर हो गया। तो ये पेपर अगर हमने स्टडी किए तो हमें पता चल जाएगा अगला पेपर किस टाइप का आने वाला है। जैसे कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन के अंदर एक रोटू, ये वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है, वो क्वेश्चन आया था रोटू का। और RSP का भी एक आया था, उसमें भी एक वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र आया था। क्या पता वो नागौर का ही था, क्या नाम था उसका, भूज हैं, हाँ ऐसा करके वो मतलब उस वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र का ही क्वेश्चन पूछा गया। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया है और सेम टू सेम क्वेश्चन वापस वहाँ आ गया। तो ये क्या है, ये मतलब जैसे किसी ने अगर स्टडी किया असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को तो वो समझ जाएगा कि भी ये संरक्षण क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण है और इस पर क्वेश्चन बनता है। अब ये आयुष्मान भारत योजना, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने लग रहे हैं, स्वास्थ्य पर
वो गवर्नमेंट का फोकस ज़्यादा ही है, चिरंजीवी, आयुष्मान, मतलब तो इन योजनाओं पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट। तो इससे संबंधित क्वेश्चन, तो ये चीज़ें जो है ये हम कब समझ पाते हैं? हमको जैसे कि किताबें तो बहुत मोटी मोटी है, हम पढ़े तो पढ़े क्या उसके अंदर से, तो इन जो हम पेपर जो पढ़ते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर पढ़ लिया, RSP का पेपर पढ़ लिया, या SI वाला पेपर, उसको पढ़ करके अपनी जो गाइड ली है आप लोगों ने, उसमें या तो कहीं तो ऐसे होते हैं जो निशान लगे हुए होते हैं उसके अंदर, नहीं तो आप खुद निशान लगा लो कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन SI में आया हुआ है। तो जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होती है जिस जगह से, जैसे वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र या राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वो कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसी को रट लो। राष्ट्रीय उद्यान पर लोगों का अब ध्यान नहीं है और उससे सिर्फ जनरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको साइड में पटक दो, उसको ज़्यादा डीपली पढ़ना ही नहीं है अपने को, उससे क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे काफ़ी टाइम से, तो पूछ के दाब गए वो। तो ऐसी स्थिति रहती है। उसको मतलब पेपर सेटर को समझने के लिए हमको गत वर्षीय सॉल्व क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं, उसको अच्छे से डीपली स्टडी करिए आप। अब है एक बुक 600 पन्ने की किताब, अब देखते क्या वो छाती चढ़ जाती है कि यार ये किताब तो होने वाली नहीं है। अब शुरू के 10 पन्ने पढ़ते हैं, 11वें पन्ने पे आकर जोश ठंडा हो जाता है। कई लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं, वो मतलब ज़बरदस्ती बैठ जाता है कि मैं आज तो इसको करके छोड़ूंगा, अलबत्ता 35-36 पन्ने पर जा कर के वो हथियार डाल देते हैं। उनको लगता है कि भाई अब इससे ज़्यादा तो या तो मुझे दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी, कहीं ऐसा ना हो, तो वो छोड़ देते हैं, इससे तो अच्छा किताब छोड़ दो। और वो 35 पन्ने जब वो छोड़ते हैं तो इतने नीरस हो जाते हैं उस पन्नों को पढ़ करके कि मतलब वो 5-7 दिन उस किताब को हाथ ही नहीं लगाते। उनको भय बैठ जाता है कि यार इतना बोर हुआ, कल मैं इतना बोर हुआ उस 35 पन्नों को पढ़ करके, यानी कि इससे तो अच्छा है कि मतलब 5-7 पन्ने पर मेरा मूड हुआ था तो छोड़ देता, ठीक रहता। तो ये चीज़ नहीं होनी। उसके लिए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करें? अब उसको देखो, पढ़ाई को तो इंटरेस्टिंग तरीक़ों से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई जो है ना वो हकीकत में वास्तव में इंटरेस्टिंग है नहीं। क्योंकि हमने भी खूब स्टडी की है, हमने भी खूब पढ़ाई की है, और ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। पढ़ना अपने आप में एक बोरियत वाला काम होता है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। कभी टेक्निकें बनाओ, कभी टेस्ट सीरीज़ें ज्वाइन करो, कभी साथियों से डिस्कशन करो, कभी प्लान बना करके अपने आप को उससे बांध दो कि अरे यार अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि मैंने क्या किया, जैसे मैं अपनी स्टडी के बारे में बताता हूँ। मैं क्या करता था कि जैसे पढ़ता था तो मैंने एक पन्ना पढ़ा, घड़ी ज़रूर लगाता हूँ, घड़ी और कैलेंडर 2 चीज़ें। एक साइड में कैलेंडर रहता है इस साइड के अंदर, और इस साइड में घड़ी रहती है। अब उस घड़ी को है ना देखता रहता हूँ कि ये एक पन्ना कितनी देर में होता है। दूसरा पन्ना पढ़ा, तीसरा पन्ना पढ़ा, चौथा, 5वां, 10 पन्ने पढ़े, उसमें घड़ी में टाइम देखता हूँ कितनी देर में हो गया। लगभग समझ लो कि औसतन 2 घंटे में वो 10 पन्ने हो गए। उस दौरान मैंने ऐसा नहीं कि मैंने अपने आप को पूरी तरह से वहाँ पर ही झोंक दिया कि अरे भाई ये 10 पन्ने जब तक ना होंगे तब तक तो मैं कहीं पर भी जाऊँगा नहीं, ऐसा नहीं। उस दौरान मैंने अपने दैनिक दिनचर्या के जो कार्य थे वो भी किए हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से अपने आप को वहीं पर ही मैंने समर्पित कर दिया। तो मैंने सारे काम करते हुए 10 पन्ने पढ़े 2 घंटे के अंदर, मतलब 5 घंटे की मेरी कैपेसिटी सामने आ गई कि मतलब 5 पन्ने मैं 1 घंटे में पढ़ लेता हूँ, ये मुझे पता चल गया। अब जब मैं 5 पन्ने 1 घंटे में पढ़ लेता हूँ, तो इसका मतलब अगर मैं कोई छुट्टी का दिन होता है, जैसे कि कोई वर्किंग पर्सन है यहाँ पर, तो अगर ये चीज़ देखें कि अगर 10 घंटे की अगर स्टडी कर लें, आपको पता होगा कॉम्पिटिशन लेवल पर भाई सीधी बात है नौकरी मिलने वाली है, तो वो नौकरी क्यों देंगे? आप सबसे बेहतर साबिती तो करने वाले हो, वहाँ पर छंटनी तो होनी है, मतलब उसमें बेहतर लोगों की तो चुनना है। तो बेहतर लोगों, आप बेहतर क्यों हैं और आपको क्यों चुना जाए, ये दिखाएंगे कैसे? ये टाइम के ज़रिए दिखाएंगे कि मैं इतना टाइम स्टडी करके आया हूँ। इस सितंबर तक के पेपर के दौरान ये जो 3-4 महीने हैं, इस 3-4 महीने मैंने इतना टाइम यहाँ अपना इन्वेस्ट किया है स्टडी के अंदर, तो वो आपको बेहतर बनाएगा। अब वहाँ पर जब आप पेपर देंगे, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो ये जो टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसी से आपकी योग्यता का पता चलेगा। वरना 4 महीने 2 महीने कहीं घूम लिए, फिर लिए, टाइम पास कर लिया, क्या टाइम पड़ा है, अभी टाइम पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा है, 4 महीने है, 4 महीने बहुत हो जाएगा। हकीकत में 4 महीने, मैं सही बताऊं, जो तैयारी सीरियसली करते हैं उनके लिए 4 महीने कुछ भी नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है जब जैसे जैसे आप स्टडी के अंदर इन्वॉल्व होने शुरू होते हो, जब आप उसके अंदर, जब सागर के अंदर, गहरे सागर में जब उतरते हो, तब आपको पता चलता है कि अरे यार ये तो मतलब 6 महीने कम पड़ जाएंगे।
तो उसके लिए तो आपको ऑन स्पॉट हमेशा तैयारी रहना पड़ेगा। आपको अपनी तैयारी हमेशा कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, नियमित रूप से तैयारी करनी पड़ेगी। और जब आप नियमित रूप से स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं, तभी आप अपने आप को एक बेस्ट परफॉर्मर बना पाते हैं। तो नियमितता ये आएगी इस टेस्ट सीरीज़ से। ये एक मतलब एक अच्छा प्रयास है सर की तरफ से, जिससे कि नियमितता आ रही है। आप लोगों को कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े शहरों में, जयपुर, जोधपुर, वहाँ तो ये टेस्ट सीरीज चलती रहती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उपलब्ध हैं। लेकिन बीकानेर जैसी जगह पर अगर सर ये काम कर रहे हैं तो वास्तव में बहुत बड़ा काम है। इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप वो जो प्लान वाला जो काम है उससे आप फ्री हो गए। अब आपको बस वो टॉपिक देखे, किताब में निशान लगाए और उनको पढ़ लिया और उसके देख लिया कि अपन कितने पानी में है, तो जाओ पेपर के अंदर देख, पेपर दे आओ और वहाँ पता चल जाएगा। और माइनस मार्किंग ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। माइनस मार्किंग का मतलब होता है कि क्या आपको आता है, ये तो सबको ही पता है कि मेरे को क्या आता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको क्या नहीं आता, ये भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये तो नहीं आता। ये 4 प्रश्न आते हैं, ये तो बढ़िया बात है, आपको पता है कि आपको ये 4 प्रश्न आते हैं। लेकिन ये 5वां जो प्रश्न है, सेलेक्टेड कैंडिडेट में ये योग्यता होती है कि उसको ये पता होता है कि 5वां तो मेरे को नहीं आता। हालांकि वो अपने अपने तरीके से पेपर सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन सिस्टम भी होता है उसमें से, वो मतलब ट्रिक सिस्टम भी होता है, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को निकाल लेते हैं उस प्रश्न के उत्तर को। लेकिन नहीं आने वाला उस पर गोला मार दो कि भाई ये तो किसी सूरत में नहीं आता। और एक विश्वास रखिए, अगर वो आपको नहीं आता है तो उस क्लासरूम के अंदर या उस पेपर के अंदर बैठने वाले लोगों में से अधिकतम लोगों को वो नहीं आता होगा। ये चीज़ है। तो वहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है, आप लोगों को अपनी कमियों को दूर करना है, आप लोगों को अपने आप को बेहतर बनाते जाना है। उसके लिए ये टेस्ट सीरीज़ आपका पूरा सहयोग करेगी। और ये मैंने बताया ना, हाँ 5 पन्ने, जैसे मैं 1 घंटे में 5 पन्ने पढ़ता हूँ तो 10 घंटे में मैं कितने पन्ने पढ़ लिए? 50 पन्ने। अगर मैं 10 घंटे में 50 पन्ने पढ़ लेता हूँ तो इसका मतलब 10 दिन में मैं कितने पन्ने पढ़ लेता हूँ? 500 पन्ने। यानी कि अगर मैं सिर्फ 10 घंटे की पढ़ाई करूं, खाली 10 घंटे की रेगुलर, कहीं छुट्टियां लेके बैठ जाऊं या फिर जो टाइम मतलब बीच बीच में जो 2-2 3-3 1-2 दिन का गैप निकाल करके 10 घंटे का टाइम निकाल लूं, और 10 घंटे ज़्यादा नहीं होते। कंपटीशन लेवल पर तो हमने खुद ने 20-20 घंटे की पढ़ाई की हुई है। वो मैं कहीं ना अखबारों में पढ़ते ना, मैंने 20 घंटे पढ़ाई की, 25 घंटे पढ़ाई की, 24 घंटे पढ़ाई की। वास्तव में होता है 24 घंटे ही होते हैं। आप लोगों को लगता होगा 24 घंटे में 24 घंटे कैसे पढ़ लिए। 2 दिन में 3 घंटे सोया हूँ मैं। 2 दिन के अंदर नॉन स्टॉप स्टडी किया है। तो वो चीज़ होती है। ऐसा मतलब अपने बोलने में ऐसा हो जाता है तो कहीं को लगता है कि मतलब बस मुंह में आया बोल दिया, वो वाला नहीं है। ये खुद पर पहले उसको अप्लाई किया है, उसके बाद में बोलते हैं कि हाँ 2 दिन मतलब 48 घंटे में 3 घंटे सोना। मतलब नींद तो आती नहीं है ना, कि वो कोर्स सिर के ऊपर होता है कि यार सारा का सारा कंप्लीट कर दिया। जब तक इसको पूरा एकदम मुकाम पे नहीं पहुंचाएंगे, जब तक पूरा का पूरा रिवाइज नहीं होगा, तब तक कोई मतलब ही नहीं है। और पढ़ाई के स्टेप अब में चलो ठीक, तो कुल मिला के 500 पन्ने की किताब अगर आप रोज़ 10 घंटे पढ़ते हैं तो 500 पन्ने की जो बुक है वो कितने दिन में हो रही है? मात्र 10 दिन के अंदर हो रही है। मतलब कहने को तो वो 500 पन्ने की किताब थे। और एक चीज़ और, जब हम पढ़ते हैं ना तो उस समय ज़्यादा जटिल चीज़ों पर आप जो जोर नहीं देना है, जो आता है फ्लो के अंदर पढ़ते रहिए। आपका तो टारगेट 1 घंटे में 10 पन्ने, एक घंटे में 5 पन्ने पढ़ने का है, तो आपको तो 5 पन्ने जल्दी जल्दी छलटाने हैं। क्योंकि आगे आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे और वही चीज़ें वापस सरल रूप में आती रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पर रुक जाएं, रुकना नहीं है अपने को, तो आगे बढ़ते जाना है। अब मैं तो जब स्टडी करता हूँ ना तो उसमें मैं 3 स्टेप्स में स्टडी करता हूँ। पहला ब्लू पेन से मैं पढ़ता हूँ। और देखो एक चीज़ है, कई लोग ऐसे होते हैं जो सीधी किताब को देख के पढ़ लेते हैं, वो अपने अपने तरीका होता है। मैं तो अपना तरीका बता देता हूँ। मैं पेन लेकर के उसको अंडरलाइन करके पढ़ता हूँ बुक को, क्योंकि अंडरलाइन से आपको पता चल जाएगा भाई ये वाली जो चीज़ है ना ये मुझे नहीं आती, या फिर थोड़ा सा इस पर मुझे फोकस करना है, या फिर ये क्वेश्चन पेपर के पर्पज़ से ज़रूरी है। तो जब मैं रिवीजन करूँगा तो वो 7 लाइनें तो पढ़ूँगा। लाइनें तो 15-20 लाइनें हैं, उसमें से उस 15-20 लाइनों में से मैं वो 7-8 जो टॉपिक मैंने वो जो अंडरलाइन की है वही तो पढ़ूँगा ना, तो उसी को तो रिवीजन बोलेंगे। या उस किताब को ऐसे ऐसे पढ़ लिया, ऐसे एक सरसरी नज़र से देख लिया, अब मैंने भाई पढ़ा क्या इसमें से, मुझे क्या पता। कोई किताब देख भी ले और तो वो बता देगा क्या कि इसको पढ़ा भी गया है। तो उस किताब को शुरू से लेकर के एंड तक 600 पन्ने जो उस किताब के हैं, उन 600 पन्नों को आपको शुरू से एंड तक ब्लू पेन जो आता है उससे आपको पूरा पढ़ लेना है। उसमें आपको बस सीधा सीधा उसको पढ़ना है। दूसरा स्टेप आता, मैं अपना बता रहा हूँ, रेड पेन आता है ना, उस रेड पेन से मैं
फैक्ट को अंडरलाइन कर लेता हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब उस ब्लू लाइन में से भी बहुत ज़रूरी जो फैक्ट होता है उसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। फिर तीसरा स्टेप हाईलाइटर आता है। उस हाईलाइटर पर जो एकदम मुख्य जो होता है, जो पेपर में ही आ जाता है, नॉर्मली पेपर में पूछे भी जाते हैं, उनको मैं उस हाईलाइटर से, जब पेपर जब लास्ट में आता है ना, तो उस हाईलाइटरों पर नजर जाती है। ऐसे रिवीजन ऐसे होता है, ऐसे, मतलब रिवीजन ऐसे होता है उस समय रिवीजन के लिए मैं ऐसे पन्ने पकड़ के ऐसे बैठता नहीं कि ये क्या है भाई, इसको टाइम तो देते ही नहीं है। ऐसे पन्ना ऐसे चलता रहता है रिवीजन के दौरान, और एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले भी रिवीजन करते हैं। और उस समय उस पूरी इतनी मोटी वो 600-700 पन्ने की किताब है ना, वो पूरी रिवाइज हो जाती है 2-2.5 घंटे में, पर उस लेवल पर उसको ले जाते हैं। और उसके लिए आपको 3 स्टेप्स, मतलब जब आप उस चीज़ को बार बार पढ़ते हो, वो एक कहावत भी है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती ओत सुजान, रसरी आवत जाते हैं ना, सिल पर पड़त निशान। तो वो जो चीज़ है, जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट भी है अंग्रेजी के अंदर, तो वो बार बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं, बार बार जब हम किसी चीज़ को करते हैं, तो वो चीज़ हमारी मतलब ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। वो हमको पता चल जाती है कि यहाँ से कैसे गुजरना है। तो वही चीज़ है, वो आप पर असर छोड़ेगी भली सिला मतलब पत्थर कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन आपके अगर प्रयास होंगे तो उस पर भी निशान बनेगा। तो वही चीज़ है, जो मनुष्य का जो दिमाग होता है ना, जॉन लॉक कहते हैं कि वो एक टेबुला रोसा की तरह होता है, यानी कि खाली स्लेट। तो खाली स्लेट की तरह दिमाग होना चाहिए। उसके लिए आप लोगों को मतलब पूरी दुनियादारी से मुक्त होने की भी ज़रूरत है। उसके लिए आपका फोकस ओनली स्टडी पर होना चाहिए। कहीं मतलब आपको जब पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपका पूरा माइंड फ्रेश होना चाहिए, कोई तरह की आपको डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। सबसे बढ़िया टाइम होता है, जैसे मैंने अपनी पढ़ाई का जो टाइम चूज़ किया था वो था रात का, क्योंकि मेरा मकान है फड़ बाज़ार में, वहाँ पर वो आपको पता है इंडस्ट्री एरिया टाइप का है। उसके अंदर टैक्सियाँ आनी जानी, बकरियाँ गाय गोदेर, मतलब आना जाना टैक्स, मतलब वो लोहे वाले काम चलते रहते हैं, तो वहाँ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा। सुबह तो पढ़ने को टाइम ही नहीं मिलता है। तब मैंने अपना टाइम किया था, शाम को 7 बजे बैठता था और सुबह 7 बजे तक पढ़ता था, मतलब रात को मैं पढ़ता था। तो पूरी रात पढ़ता था, और अपन शादीशुदा भी थे, तो ऐसे के अंदर वो बहानेबाजी भी नहीं चलती कि अब शादीशुदा है, मतलब बच्चे नहीं पढ़ने देते यार, लुगाई नहीं पढ़ने देती, तो ये बहाने भी नहीं मारने थे। तो अपन ने क्या है कि अपने आप को बदल दिया परिस्थितियों के अनुसार। हमने रात को स्टडी शुरू कर दी। रात को ना तो कोई डिस्टर्बेंस, ना कोई पड़ोसी आएगा किसी को बुलाने के लिए। दोस्तों का फ़ोन सुबह आता था, तो घर वालों के पास आया, अटेंड किया, हाँ भाई वो तो सो रहा है, रात को पढ़ रहा था, राती जोगा था उसका, तो उसके अंदर वो कोई डिस्टर्ब नहीं करने आता था। जैसे कोई दोस्त भी आ गया मिलने के लिए, तो टाइम इस प्रकार से इन्वेस्ट होता था, और पढ़ाई इस तरीके की होती थी कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी पढ़ाई होती थी। जैसे दोस्त आए तो मिले, बैठे, बातचीत करी कि हाँ वो और वो, ऐसे हंसी मजाक चलती है दोस्तों के अंदर। तो हाँ, मतलब उसके सामने घड़ी देख रहे हैं बार बार, मतलब उसकी बात पर ध्यान नहीं है, तो उसको महसूस हो जाएगा कि मतलब अपने को तवज्जो नहीं दे रहा है ये। फिर बाहर गया वो मेरा साथी, मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा साथी बाहर गया। अब उस समय क्या 7-8 दिन बचे थे, RS प्री का पेपर था और मेरा एग्ज़ाम होने वाला था, और मैं रिवीजन में बैठा था। तो फिर वो बाहर गया, तो वो कहता है, वो अपनी बातें सुनाने लगा, उधर जाएंगे, उधर चलेंगे, उसके घर तू गया था क्या यार। फिर मैं उसको कहता हूँ कि यार तू अंदर बैठ जाता, इससे अच्छा था बाहर आया यहाँ पर, जाने के लिए तो आया था लेकिन जा तो रहा ही नहीं है। तो उसने कहा ठीक है मैं चलता हूँ ऐसा करके फिर वो बात करने लगा। तो मैंने कहा तूने मुझे 2-3 बार कह दिया चलता हूँ, लेकिन गया नहीं अभी तक। तो कहता है ठीक है भाई, तू पढ़ाई कर, तू अफसर पढ़ना। मैंने कहा देख, तू वापस आना 7 दिन बाद में, पीटना, मारना, डांटना, फटकारना, तेरे मन की सारी भड़ास निकालना, लेकिन प्लीज़ भाई आधा जोड़ी है, 7 दिन का टाइम दे दे, तेरा एहसानमंद रहूँगा। तो ये चीज़ जो होती है, ये आपको स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपको अपने साथियों को अच्छे से समझाना भी पड़ता है, और इन परिस्थितियों को भी फेस करना पड़ता है ताकि वो बुरा नहीं माने और आपका टाइम ख़राब नहीं हो जाए। आपको लिबरल तो होना ही नहीं है। आपको पढ़ाई के मामले में ऐसा नहीं कि भी दोस्तों ने कह दिया या घर वालों ने कह दिया तो आप लिबरल हो गए, पढ़ाई छोड़ दी। नहीं, पढ़ाई तो छोड़नी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है भाई, वो आपको ज़िंदगी में उस मुकाम तक पहुँचाने वाली है जहाँ वो लोग आपकी इज्जत करेंगे। वो कहते हैं ना कि आपने मेरे फूलों का ताज देखा है, मेरे कांटों भरी राह नहीं देखी। तो कांटों भरी राह मतलब यही तो है, अपनों से दुश्मनी करनी पड़ जाती है, उनको टालना पड़ जाता है, उनके कामों को मना करना पड़ता है। वो कहते हैं ये करना है, लेकिन हम मना कर देते हैं। अब मेरा ससुराल जोधपुर है, वो कई बार फ़ोन करते हैं, तो अब जब मैं तैयारी कर रहा होता हूँ तो मना कर देता हूँ।
तो उसके अंदर वो बुरा मान जाते हैं कि ये मेरी खुद की वाइफ बुरा मान जाती है कि एक मतलब पूरे साल भर में एक गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है और उसके अंदर आप वहाँ नहीं चलते हो। ये भाई पढ़ाई का गजब का नाटक है आपका। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, तू उसको नाटक समझ, लेकिन प्लीज़ अभी फ़िलहाल पढ़ने दे, और है ना ऐसा करना, एक कप चाय बना लेना। तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये एडजस्टमेंट भी हम लोगों को करना पड़ता है। कहीं जहर के घूंट भी भरने पड़ते हैं, हालांकि कई ऐसे लोग ताने भी देते हैं बड़े को, लेकिन बस एडजस्टमेंट, क्योंकि परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बनने के लिए आप लोगों को लोगों की नज़रों से भी करना पड़ता है, उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल बदलना पड़ता है। अब जैसे कि हमारा एरिया था, वहाँ पढ़ने वाला वो एरिया ही नहीं है, घर के अंदर भी माहौल नहीं था, लेकिन खुद को ही बदल दिया। पता ही नहीं है कितने बरस तक मैं सुबह रात को सोया ही नहीं, यानी कि सुबह ही सोता था, सुबह 7-8 बजे सोता था, दोपहर 2, 2:30, 3 बजे तक पढ़ा रहता था, क्योंकि सुबह का टाइम यूज़लेस था मेरे लिए, ना तो पढ़ाई कर पाते थे। और सुबह जो था, शाम को जो था, उसमें 7 बजे से शाम को 7 बजे तक जो स्टडी करता था, एकदम पूरा फोकस करके पढ़ता था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं वहाँ पर, सिर्फ मैं था और मेरी किताबें थी, कोई मुझे कुछ कहने वाला नहीं। सेकेंड ग्रेड सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन वहाँ जा कर के भी ऐसा नहीं, सर ने कहा ना ये अभी थोड़ी देर पहले कि वो जाट बिस्नोइयों के जो बच्चे होते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, उनके शरीर क्या पता वो क्या रोबोट होते हैं क्या। तो वास्तव में रोबोट बनना पड़ता है, रोबोट कोई होता नहीं है, ये मजबूरियाँ होती है जो उसके लिए आपको अपने आप को उस चीज़ में ढालना पड़ता है। मैं गोगड़िया वाला पोस्टेड था, सेकेंड ग्रेड सामाजिक से मैं सेलेक्टेड था। तो जब सामाजिक से सिलेक्टेड हुआ तो उस दौरान भी वहाँ से लोगों के ट्रांसफ़र ही नहीं होते थे, तो मैंने कहा यार यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूँ। फिर मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी। वहाँ पर सही बताऊँ 7-7 दिन तक लाइट ही नहीं रहती थी, और वहाँ पर उन पसीने से ऐसे लथपथ होते रहते थे, और किताबें लेके बैठे रहते थे, नोट्स बनाते रहते थे, पढ़ते रहते थे, क्योंकि बस टारगेट एक ही था, क्योंकि कोई और विकल्प था नहीं कि करना ही है बस। कुछ लोग तो वो पेपर देने के लिए जाते थे, हमें तो सेलेक्ट होने के लिए जाना था, तो हमारे तो दिमाग में एक ही चीज़ थी, सेलेक्ट होना है। अब मैं अपने सेकंड ग्रेड के दौरान जब मैंने सिलेक्शन दिया, मैंने जो उस पेपर के दौरान की बात बताता हूँ, सुबह की बात है, 4-1 बजे की, मतलब मेरा पेपर सुबह ही था। उस दिन की बात है, तो मेरा भाई मेरे पास आया और मुझे कहता है कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तूने बहुत गजब मेहनत की है और तू काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहा है, मुझे तेरे पे विश्वास है। तो मैंने कहा कि ये जो सुबह का जो पेपर है ना, ये तय करेगा कि मुझे करना क्या है, या तो मैं किसी कपड़े की दुकान पे जाके लगूंगा, या जूस की दुकान खोल के बैठूंगा, और या फिर शायद ज़िंदगी में कुछ करना लिखा है तो वो करूंगा। ये सुबह का पेपर तय करेगा मेरे। उस दौरान उस कंडीशन में पहुंच गया था कि वास्तव में बस दिमाग एकदम ख़राब सा था। पेपर देने गया, मेरा सेंटर था महारानी स्कूल, तो वहाँ महारानी स्कूल में पेपर देने गया, जीके का पहला पेपर था। पहला पेपर दिया मैंने वहाँ पर, और पेपर दे करके मैं, जब मेरा भाई का सेंटर नज़दीक ही था तो वो आ गया मुझे लेने के लिए। मैंने मोटरसाइकिल भी 2015 में चलानी सीखी, उससे पहले चलानी नहीं सीखी, क्योंकि ना तो कोई इच्छा थी कि मैंने सोचा कि यार मोटरसाइकिल भी सीख ली तो माँ बाप को तंग करूँगा कि मोटरसाइकिल दिला दो, या फिर क्या पता इधर उधर में लग जाऊँ, तो इसलिए मैंने मोटरसाइकिल भी नहीं सीखी। नौकरी लग गया था मैं 2011 के अंदर ही, और ज्वाइन भी कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी लाइसेंस नहीं था, तो डर भी लगता था कि कहीं बचेड़ लग गया तो फालतू में कहीं आरोप लग जाएगा, कोई केस वेस हो जाएगा, डर भी था, तो इसलिए सीखी नहीं। अब वो पेपर जब देने गया सेकंड ग्रेड वाला, उसमें पहला पेपर दिया, तो वो पेपर देने के बाद आया कि घर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा पेपर कैसा हुआ? मैंने कहा घर चल। घर आया, मैं वापस हाथों हाथ सेकंड पेपर के अंदर तैयारी में लग गया। सेकंड पेपर रिवीजन कर रहा था, रिवीजन करते करते अब वापस वो पेपर के लिए भागे कि पेपर देने जा रहे हैं। तो उस दौरान जब सेकंड पेपर में गए, पेपर अटेंड करके जब बाहर निकला तो भाई आया, उसने कहा पेपर कैसा है? मैंने कहा सेलेक्ट हूँ। मतलब उस लेवल पर तैयारी होनी चाहिए कि पेपर वाली कैसे टफ हो। ऐसे जब बैठते हैं ना पेपर सेंटर पे और जब पेपर देखते हैं, ऐसे पन्ना पलटते हैं, तो वो एटीट्यूड होना चाहिए कि अरे अपना जो करना होता है ना वो पेपर से पहले कर लो, और ऐसे झुका करके, सर झुका करके, परेशान होकर के बैठने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो करना था आपने कर लिया। अब जब पेपर में बैठते हैं, उस पेपर के अंदर जब कोई पूछे, मैंने तो अब तक जो भी पेपर दिए
उसके लिए मुझे किसी ने पूछा ना कि क्या होगा, तो मैंने कहा सेलेक्ट ही हूँ भाई मैं। ऐसा नहीं, कोता ही नहीं, ऐसा ही नहीं कि यार क्या पता, भगवान जाने राम जाने। ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में आराम जाने वाली स्थिति है, क्योंकि इसमें क्या है कि अब थोड़ा सिचुएशन ऐसी थी ना, मेरी तो इतनी भयंकर बिगड़ी इस पेपर के अंदर कि जैसे इधर तो पेपर आ गया, एक तो मार्च में होने वाला था, तो मैं बड़ा राजी था उस एग्ज़ाम में। मैं सोच रहा था इस मार्च के अंदर एग्ज़ाम हो जाए तो मज़ा आ जाए, अप्रैल में। तो वो इसलिए मैं राज़ी हो रहा था क्योंकि मैंने तो स्टडी कर रखी थी। मैंने कहा अब यहाँ का तो पेपर सीनियर मैं ही हूँ, और ये लोग तो बेचारे पेपर मटेरियल ही कलेक्ट करने में लगे हुए हैं और मैं रिवीजन में लगा हूँ, तो ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, लेकिन दुर्भाग्य है पेपर आगे सरक गया, पेपर सरक गया। और मेरे जो मतलब स्कूल के अंदर मैं अब सीनियर हो गया वहाँ, तो प्रिंसिपल चार्ज भी मेरे ऊपर आ गया, और जुलाई अगस्त सितंबर में सबसे ज़्यादा काम होता है। और उसी दौरान आप फ़ोन पे फ़ोन आने लगे, उसमें टाल भी नहीं कर सकते आप। छुट्टियाँ लेके बैठोगे ना, मैंने PL कटवाई, छुट्टियाँ लेके घर में बैठा, लेकिन उसके बावजूद भी फ़ोन आते थे, सर ये वाली सूचना भेजो, ये भेजो, वो भेजो। तो मतलब प्रिंसिपल अपने आप में एक बहुत भारी पोस्ट होती है और बड़ी मुसीबतों वाली पोस्ट होती है। जब हम उस पोस्ट पे नहीं थे तब तो हम लोग तो सोचते थे कि फर्जी पोस्ट है यार, और वो बेचारे काम के लिए कहते रहते थे, हम करते नहीं थे। लेकिन जब खुद उस पोस्ट पे बैठे तब पता चला कि भैया वास्तव में मुसीबतों की जड़ है ये तो पोस्ट। आज मैं प्रिंसिपल की बहुत इज्जत करता हूँ, हमारे जो अब्बा हैं ना उनका मैं खूब काम करता हूँ दौड़ दौड़ के, क्योंकि मुझे पता चल गया ना, उसका एक्सपीरियंस ले लिया मैंने। तो उस दौरान वो प्रिंसिपल चार्ज आया तो थोड़ा सा तैयारी में थोड़ी डामाडोली स्थिति रही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्या पता क्या हो ही जाए, यहाँ नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री शायद हो जाए। तो कुल मिला करके बस ऑल ओवर कंक्लूजन यही निकलता है कि आप थोड़ा एक तो गाइड लेकर के पढ़िए, दूसरा इन टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन करिए, टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग अपनी समस्याओं का निदान करिए, समस्याओं का समाधान। ये क्लिनिकल मेथड है, आपको पता है साइकोलॉजी में क्लिनिकल मेथड होता है, चिकित्सकीय उपचारात्मक शिक्षण। इसमें क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम्स पता चलती है, तो ये प्रॉब्लम्स का आपको पता चलेगा इसमें, फिर उसके आधार पर निदानात्मक शिक्षण, तो फिर उसके आधार पर फिर आपको पता चल जाएगा भाई आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। उन प्रॉब्लम्स का आप समाधान ढूंढिए। कहीं से कोई स्टडी मटेरियल मिलता है, कोई ऑनलाइन क्लासें मिलती है, कोई आपको जैसे उत्कर्ष के भी वो मतलब वीडियोज़ वगैरह उसके कुछ आते हैं मटेरियल, वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, PDF भी है। ऐसे सेकंड ग्रेड का मैंने कुछ साथियों का देखे हैं, तो बढ़िया वीडियो हैं वो, उनकी आप जैसे जो आपकी कमी है ना उसकी वीडियो देखिए। ऐसे थोड़ी उसमें 250, 300 वीडियो, इतने सारे को वीडियो को देखे जाते हैं क्या? वो इतनी ज़्यादा वीडियो देखे भी नहीं जाते। तो बस ठीक है, वो ये आपको पता चल जाएगा इस टेस्ट सीरीज से कि मुझे वीडियो देखने कौन से हैं और मुझे स्टडी मटेरियल कौन सा कलेक्ट करना है और मुझे आखिर में कौन सी बिंदुओं पर फोकस करके पढ़ना है। फिर दूसरा बिंदु ये रह गया कि प्लान करके पढ़िए आप। प्लान जब तक नहीं होगा तब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होने वाला। टाइम को कैसे, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, समय का सदुपयोग करिए। ये नेल्सन मंडेला कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। समय का बुद्धिमत्ता से प्रयोग करिए, वरना क्या हो जाएगा, पोस्टपोन गैंग के चक्कर में फंस जाओगे और वो क्या पता किस राह पर ले जाएं, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और सबसे मेन चीज़ है, सबसे बड़ा दरमदार आपके खुद के ऊपर है कि आपको परिस्थितियों के अनुसार ढलना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ड्रॉप करता हूँ। धन्यवाद राजेश जी सर। देखो, आपने तन्मयता से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो कहानियां होती है ना, वो बनानी पड़ती है। आप भी कभी आकर इसी तरह से कहानी सुनाओ, दूसरों को मोटिवेट कर सको। एक चीज़, बहुत सी सेम चीज़ें निकल के आई। आपको पढ़ाते समय 2-3 चीज़ें मैं बताता हूँ कि 3 पेन से पढ़ो, जो सर ने आज आपको बताई। मेरा भी यही पैटर्न है। देखो, हर सफल आदमी औरों से कुछ हटकर पढ़ता है, ये आप सब जानते हैं। मेरा भी यही था कि जो लक्ष्य गाइड थी, एक ही गाइड थी। उसके बाद वही गाइड हरिग्राम गोदारा ले गया और वो भी सिलेक्ट हो गया 2018 में। उसने कहा तेरी वाली गाइड दे, पढ़ी भी। तो वही बात, पहले ब्लू पेन से पढ़ो, दूसरी बार रेड पेन से, तीसरी बार ग्रीन या फिर हाईलाइटर से पढ़ो। ये वास्तव में एक सफल लोगों की एक टेक्निक होती है, और ये जैसा कि उन्होंने कहा है। दूसरी बात, देखो, जिसे ना मतलब असफल होना होता है वो तो वैसे बहाने ढूंढता है। सर ब्याह हो, घर में तैयारी हुई को नहीं, सर वो काम हो, घर में तैयारी हुई। और जो सफल होना चाहता है वो क्या ढूंढता है कि दिन में अगर बिजी हैं, दिन में परिवार में तैयारी नहीं कर पाते हैं तो अपन रात को पढ़ेंगे, रात में नहीं है तो अपन दूसरा टाइम नहीं। वो ढूंढता है सफल होने के बहाने।
और एक व्यक्ति ढूंढता है असफलता के बहाने। तो फैसला आपको करना है कि आप कौन सी चीज़ें ढूंढना चाहते हो। आपके सामने भी कई प्रॉब्लम्स आ रही है, घर के पारिवारिक समस्याएं आ रही है, सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। अब या तो आप उसका सॉल्यूशन खुद ही ढूंढो। अच्छा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना तो मेरे पास है ना सर के पास है, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, तो आप उसका सॉल्यूशन कीजिए। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, मेरी जो सिस्टर है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर हिंदी से, उसके यही था सामूहिक परिवार था, दिन में टाइम नहीं, तो उसने टाइम क्या शेड्यूल सेट किया कि सुबह 3 बजे उठती और सुबह 9 बजे तक 3 से 9 पढ़ती और बाकी पूरे दिन घर का काम और सोना उसमें। तो उसने अपना एक साल तक अपना ये कंटिन्यू शेड्यूल रखा और वो सिलेक्ट हो गई। सफल होना है तो अपनी रणनीति को तुरंत, अच्छा कब करोगे ये सेट? क्या सर आप घर जाके 10 दिन तो हम सोचेंगे, फिर विचार करेंगे, फिर हम काय का निर्णय करना है। आपको जैसा मैं बता रहा हूं कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये पूरा मैंने बना दिया। पढ़ना ऐसे है, बात खत्म। अब आपको इतना सेट करना है कि आपके पास पढ़ने के लिए, सर आप टाइम टेबल बना के दो। तेरा टाइम टेबल मैं कैसे बना के दूं? मुझे क्या पता है तेरे पास घर पे कौन। कई स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, मैंने एक सार्वजनिक बना दिया कि भाई ये होता है शेड्यूल, अपने आधार पर कह रहे हैं सर मेरा ना ये टाइम थोड़ा बिजी है, आप इसके अकॉर्डिंग बना के दो, जैसे मैं फालतू बैठा हूं। मेरे पास ऐसे मैसेज आते हैं। अरे मैंने कहा भाई सर हम है ना गृहिणियां हैं, हमारे लिए अलग से बनाओ। तो आप गृहिणियां हो तो आपको एक बेसिक टाइम टेबल दे दिया। अब आप खुद देख लो कि आपके पास कौन सा शेड्यूल है, उस हिसाब से सेट कर लो। मैंने मनोविज्ञान सुबह सेट, जैसे मैं मैडम आए थे 2 दिन पहले मेरे पास, तो इन्होंने कहा सर मेरे पास सुबह टाइम है। मैंने इनको ये कहा कि आप लाइब्रेरी 1 घंटा लेट जाएं, लेकिन मनोविज्ञान का 1.5 घंटा निश्चित करें और वो सुबह ही पढ़ना है। इसके अलावा आप, और मैं ये घबराए हुए थे सर रीड का सिलेबस ज़्यादा, मैंने कहा 15 दिन का सिलेबस है। और जैसा देखो आपको लगता है कि लक्ष्य की गाइड बड़ी है या ये 500 पेज की गाइड, जैसा तरीका बताया ना, एक दिन में आप 5 पेज पढ़ने का एक नियम बना लो ना। और ये नियम होता है ना, मैंने वो शिक्षण विधियों की किताब 17 बार पढ़ी थी, मैं बहुत बार बोलता हूं। तो वो कैसे पढ़ी, मेरा शेड्यूल था कि 4:30 से 5:30 मुझे पढ़ना है, जब तक टिल एग्जाम नहीं हो जाए तब तक मुझे पढ़ना है। अरे एक बार अपने हिसाब से शेड्यूल कर लो, दीवार पे चिपका लो और करके तो देखो। बाबा रामदेव कहते हैं ना, करके देखो अच्छा लगता है, योग। तो वैसे ही आप एक बार टाइम टेबल बना के देखो, अच्छा लगेगा। और आपका एक बात बताऊं, आपका टाइम टेबल है ना, आप जो आपके द्वारा स्वनिर्मित होगा, वो टाइम टेबल जितना सुटेबल होता है ना, उतना मेरे द्वारा बना के दिया गया सुटेबल नहीं। आप एक बार खुद के लिए बनाओ कि मुझे, अच्छा बनाने का ऐसा नहीं है आज बनाया कल सुबह अलार्म भी 7 बजे, अलार्म तो 6 बजे बजा, उठे 7:30 बजे, वो नहीं है। जिस दिन अलार्म से पहले आंख खुलना स्टार्ट हो जाए। अच्छा एक दिन मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें पता नहीं कौन था, वो कह रहा था कि आंख नहीं खुलती है 6 बजे। बोला हाँ, तो एक नियम बना ले कि अगर आज 6 बजे सुबह आंख नहीं खुली तो सबसे पहले उठते 100 का नोट फाड़ूंगा। देखा हुआ है ना? बोला एक दिन फाड़ोगे, दूसरे दिन तीसरे दिन नोट नहीं फाड़ेगा, उससे पहले आंख खुल जाएगी, क्योंकि नुकसान होने लगता है ना। जैसे आपको मैं निःशुल्क बुलाऊं कि निःशुल्क आपकी कोचिंग है, आप 2 दिन आओगे, तीसरे दिन के सर आज तो कौन आई जाए, काल आऊं। लेकिन जिस दिन 15,000 फीस लग जाती है ना, उस दिन आधे घंटे पहले एडवांस पहली वाली कुर्सी में मैं बैठूंगा जाके, तो दर्द होता है, दर्द होता है। और दूसरी बात देखो, एक सफल होने, मतलब हर सफल आदमी है ना, उसने कुछ हटकर किया है, यकीनन उसने वास्तव में कांटों गिरा। आप जैसे मैंने एक बात बोली, 17 घंटे पढ़ाई की थी, बोलता हूं सर ने आज मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया 20 घंटे वाली। ये आपको लगता है कि ऐसा कोई होता थोड़ी है। जब मैं भी पढ़ता था ना कभी अखबारों में, तो ऐसा सोचता था इतना कोई पढ़ते थोड़े, झूठ बोलते हैं लोग। लेकिन जिस दिन जिहाद होता है ना बाबर वाला, वो जिहाद कि नहीं आर पार की लड़ाई, जिहाद मतलब आर पार की लड़ाई है, उस दिन पता ही नहीं चलता 17 घंटे कब हो जाते हैं, क्योंकि शेड्यूल सेट होता है। सुबह उठे नहीं कि साहब पहले लक्ष्य का भूगोल पढ़ना है, मनोविज्ञान पढ़ना है, फिर शेड्यूल है कि भूगोल खत्म करते ही लो साहब किताबें खत्म हुई, लो साहब व्याकरण खत्म हुई, शिक्षण विधियां खत्म हुई, तब स्नातक पाठ पढ़ना है, स्नातक हुआ तब तक रात को साहित्य पढ़ना है। 2nd ग्रेड में साहित्य था, साहित्य मैंने हमेशा रात को दिया है क्योंकि रिवीजन करना है। आप इसी तरह अपने ये जो शेड्यूल है ना, इसके अकॉर्डिंग सेट कर लो और इस टेस्ट सीरीज को ईमानदारी से दे दो। आप खुद अपने में अच्छा एक काम और करो, मात्र 3 टेस्ट आप ईमानदारी से दे दो, 4था टेस्ट मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपकी आदत बन जाएगी। 3 टेस्ट ईमानदारी से दे दो। याद रखें, ये सास बहू वाली प्रॉब्लम्स,
बच्चों वाली, पारिवारिक समस्याओं वाली प्रॉब्लम्स, गरीबी, जो भी XYZ जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ये सिर्फ बहाने हैं। सोचो, एक किसी ने सर ने कहा था कि चैन ढूंढ रहे हो क्या तुम, सुकून, चैन मिलेगा ही नहीं जीते जी, मरना पड़ेगा उसके लिए। जब तक जिंदगी है चैन तो हम लग गए तो हमारी नई प्रॉब्लम से स्टार्ट। सर ने कहा जैसे शादी हो रखी तो एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट। फिर भी मैंने कहा कि चाय बना के, वो सही है। तेजरा सर में एक मित्र हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं, संजय खान साहब, वो भी शादीशुदा। वो बोला यार प्रॉब्लम्स आती थी, मैं भी रात को ही पढ़ता था। संजय खान साहब फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर, हिंदी के साथी, वो भी मेरे साहब। जो सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने अपनी परिस्थितियों को, मतलब खुद के जो शेड्यूल को नहीं बदला, उन्होंने परिस्थितियों को बदल दिया। जो सेलेक्ट हुए हैं ना, वो, आप ये सोचते हो कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। 4 लाख में से 1298 सीटें हैं, वहां सीट हासिल करनी है, कुछ तो एक्स्ट्रा ऐसा करना पड़ेगा जो 3,99,000 नहीं सोच रहे हैं ना, वो आपको सोचना पड़ेगा। और आपके लिए वो ये सोचा है भाई। एक आप सोचो कि ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन नहीं करो, मेरे कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप ज्वाइन करो ना करो, मैं तो इस बार स्कूल लेक्चर तो पक्का लगूंगा ही लगूंगा। ईश्वर करे कॉलेज लेक्चर वाली भी तैयारी, मेरी शेड्यूल सेट हो जाए तो वो भी लगूंगा। मैंने तो एक सपना पाल रखा है, वरना स्कूल लेक्चर तो मैं लगूंगा ही लगूंगा। तो आपको सेलेक्ट होना है तो आपको, अच्छा मैं इसी शेड्यूल को फॉलो करूंगा। जिस दिन 1 जून से, आज 1 मई से सेकंड ग्रेड स्टार्ट हो रही है, 1 जून से स्कूल लेक्चरर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। और उस टेस्ट सीरीज में सारे पेपर मैं नहीं बनाऊंगा, सारे स्कूल लेक्चरर्स बनाएंगे। उस टेस्ट सीरीज को मैं खुद भी दूंगा, चलाऊंगा मैं ही, लेकिन पेपर मैं नहीं देखूंगा। मैं खुद वहां बैठ के उस पेपर को अटेंड करूंगा, क्योंकि मैं खुद बराबर तैयारी करूंगा और बराबर टेस्ट दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप फर्स्ट रैंक लाओ न लाओ, मेरा टारगेट इस बार जरूर है कि ऑल राजस्थान फर्स्ट रैंक कम से कम आए। और वरना हिंदी में तो 150 में से 150 सही करके आऊँ, ऐसा एक रिकॉर्ड कायम करूँ जैसा इंग्लिश में VK शर्मा ने किया था, वैसा एक कि हिंदी में 150 में से 150 सही करें। वो तैयारी करनी है, तब आएगा मजा, तब आप अपने साथ न्याय करते हो। वो भी रात को ही वही है, देखो जब दुनिया सो जाती है तब जो जागते हैं वही इतिहास रचते हैं। और ये मेरा खुद का था, रात को 3 बजे तक पढ़ना और सुबह 6 बजे उठना, और अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे तो 2.5 महीने तक तो जरूरत नहीं पड़ी थी। अब सोच लो इस बार, अब आपको क्या करना है। मुझे नहीं लगता अब इससे ज्यादा ये कहने की आवश्यकता पड़े कि वो जो सर ने मुझे बोला है कि ये लड़की टॉप करेगी, टॉप तो इन 50 में से ही कोई करना चाहिए। और या जो ऑनलाइन वाले भी हैं, वो भी हमारे इसी ग्रुप के शामिल हैं, मतलब टॉप जो करे उसके पीछे नाम नरेंद्र दान चारण हो। बिल्कुल ये जोश होना चाहिए। वो कहते हैं हाउस द आर्मी के अंदर एक ही बात कही जाती है, हाउस द जोश। युद्ध पर जाने की बटालियन भेजनी है, बटालियन भेजनी है वहां पर, तब वो एक ही चीज पूछता है कि हाउस द जोश। अब जोश कैसा है तुम में, रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जिसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना, जिसके आंखों में एक मतलब एक अजीब सा जुनून होता है, चमक होती है कि नहीं यार इस बार कुछ न कुछ तो करके बताएंगे, अपने आप को साबित कीजिए। और देखो वास्तव में आपको सोचिए, आप मेरी इज्जत नहीं कर रहे, आप इज्जत कर रहे हो उस नौकरी की, आप सिलेक्शन की इज्जत कर रहे हो। आप राजेश जी सर की इज्जत नहीं कर रहे हो। राजेश जी सर के पीछे जो स्कूल व्याख्याता का जो टैग लगा, आपको लगता है कि वास्तव में ये स्कूल व्याख्याता कैसे बने, तो कुछ इनके पास स्पेशल होगा, मुझे मिला। ये संसार आपकी इज्जत नहीं करता है, ये पद की इज्जत करता है। हम नरेंद्र मोदी की इज्जत नहीं करते हैं, हम उस प्रधानमंत्री सीट की इज्जत करते हैं। याद रखें। तो आप अपने आप चाहते हो कि मोहल्ले में 2 व्यक्ति आपको पूछें, आपके पिताजी को पूछें, तो वो तभी पूछेंगे जब आप सेलेक्ट, वरना लोग यही कहेंगे थारो अब की बार भी कौन हुई रे। उस वक्त वो इतना चुभेगी, वो बात इतना चुभेगी, याद रखें वो बहुत चुभेगी। आज से 6 महीने बाद के तानों को पहले याद कर लो, ये 6 महीने अपने आप सोओगे नहीं। इस बात को आप ध्यान रखें। सोच के देख लीजिए आप लोग कि आपको क्या करना। तो तैयार हो अब टेस्ट सीरीज के लिए, और ईमानदारी से बंक नहीं होनी चाहिए टेस्ट सीरीज। 2 जने शादी में जाने वाले हैं यहां 50 में से, 3 है क्या, 3-4 जने शादी में जाने वाले हैं। अब सोच लीजिए, अगर इस बार आपने शादी को ड्रॉप कर दिया तो आपके सिलेक्शन को मैं वादा करता हूं कि वास्तव में आप ईमानदारी से तैयारी करोगे और सिलेक्शन, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे शादी में लेट ही तो पहुंचोगे।
टेस्ट दीजिए ईमानदारी से। वहाँ 2 घंटे कम दे देना, जैसे सर ने कहा ना कि दोस्त को कहा भाई तू कब जाएगा, ये रिश्तेदारी दोस्ती सब बाद में निभा लेंगे। सिर्फ 6 महीने अपने आप को समर्पित कर दीजिए। वरना देखो, आप सब जानते हो पंचवर्षीय योजना है, इसमें नहीं लगे तो फिर 5 साल का प्रोसेस चलेगा, और बार बार फिर एक लिमिट होती है घर वालों को भी सहयोग करने की। फिर कुछ लोग कहते हैं घर वाले सहयोग नहीं करते, वो कितना सहयोग करेंगे, अब सोच के देख लीजिए। तो अब अपने इस सेमिनार को यहीं समाप्त करते हैं और आपको शेड्यूल जो है वो दे देते हैं और फिर आगे की चर्चा करते हैं।